मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। भाई सब लोगों का स्वागत है टॉपर्स फोरम परिवार में। आप लोगों के लिए है ना, आप लोगों के लिए भाई यूपीएसआई का पहला मैंने आपके लिए मॉडल पेपर आपके लिए कराया, जिसमें चारों सब्जेक्ट को लेकर के वीडियो सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूँ। जिन बच्चों के पास अभी ये पीडीएफ नहीं मिली है तो हमारे जो टेलीग्राम जो लिंक होगा ना बेटा, वहां से आपको पहले पीडीएफ ले लेना, पहले आप खुद करके देखना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। बेहतरीन 160 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और अपना स्कोर देखना कि भैया कितना आपका स्कोर चल रहा है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ पहले नंबर सीधा टेस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं क्या क्या इसका जो भी पेपर हुआ है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो आप एक बार देख लीजिए। पहला सवाल है भाई, एक फल विक्रेता है 10 रुपए में 4 की दर से उतने ही फल 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। 2 प्रकार के फल खरीद लाया और 20 के 9 बेचे। बताइए पूरे व्यापार में से कितने % का लाभ या हानि हुई। तो आर्टिकल बेस्ड सवाल दिया पहला, और भैया ये बताइए 10 रुपए का 4 आर्टिकल आया और 10 रुपए के 5 आर्टिकल आया। सबसे पहले आप क्या करो, वस्तुओं की संख्या क्या कर लो भैया, आप इक्वल कर लो। इक्वल करने का मतलब है यहाँ 5 का गुणा या 4 का गुणा। इससे ये पता चल गया, इससे ये पता चले क्योंकि उसी ने तो कहा उतने ही, इसका मतलब हो गया 50 रुपए में कितने आर्टिकल आया, 20 आर्टिकल आया। और भैया 40 रुपए में कितने आर्टिकल आया, 20 आर्टिकल आया। एक बात बताइए, मुझे बताइए कि कुल मिला के 90 रुपये हो गए। कुल मिला के कितना खर्च किया इसने, 90 रुपये खर्च किए। और ये कितने आर्टिकल आए बेटा आपके, 40 आर्टिकल आए। और भाई ये कर क्या रहा है भाई, 90 में 40 आए और वो करता क्या बेटा आपको पता, 20 रुपये में 9 आर्टिकल बेच देता है। देखने में तो हम सबको ऐसा लग रहा है भैया 10 और 10 20 रुपए खर्च किए, 10 रुपए यहाँ खर्च किए, 10 रुपए ये खर्च किए, 20 और आर्टिकल कितने आए 9 और 20 में 9 बेचे, तो ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता आर्टिकल वाले इसमें ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। भाई ऐसे सवालों को अब करना कैसे, सबसे अच्छा जो जानता होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ऐसे सवाल करने के लिए करने को तो अभी भी आर्टिकलों की संख्या क्या करो, बराबर करो, जितनी लाया था उतना ही बेचो, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसे सवाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, आसान रहता है। 90 गुणा 9 करेंगे तो 810 आएगा, 40 गुणा 20 करेंगे तो 800 आएगा। इससे ये क्लियर हुआ 81 की चीज 80 में की, कितने का लॉस हो गया, एक का। कितने पर हुआ, 81 पर, 1/81 × 100, तो 1 सही 19/81 इसका आंसर आएगा। एक क्या लिखा हुआ है, प्लस लगा रखा है ना, 1 + 19/81, बात तो वही है ना। 1 सही 19/81 का क्या हो गया, लॉस हो गया। यही आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल भैया आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। स्टार्टिंग में उस बंदे ने 200 आदमी लगाए, लेकिन 50 दिनों में पता चला कि 1/4 काम हो पाया है। तो बताइए पूरे काम को टाइम पे कंप्लीट करना है और बताओ उसने कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए होंगे। टाइम एंड वर्क में एक ही कॉन्सेप्ट होता है ऐसे वाले पेयर वाले के लिए, M1D1/W1, M2D2/W2, खत्म सवाल यार। इसका मतलब ये होता है एक ग्रुप में कितने आदमी थे, स्टार्टिंग कितने आदमी काम कर रहे थे, 200। उन्होंने कितने दिन काम कर लिया ये बता दो, 50 दिन काम कर लिया। और कितना काम किया बेटा इन्होंने, 1/4 काम किया। कितना काम किया, 1/4। अभी काम बचा कितना है, 3/4 काम बचा है। कितना बचा है, 3/4 बचा है। 3/4 बचा है, पता नहीं बाद में कितने लोगों ने काम किया। हमने मान लिया X आदमी ने टोटल काम किया होगा। कितने दिन बचे, ठेका था 150 दिन का, 50 दिन तो उन्होंने ले लिए, बचे कितने दिन है, 100 दिन। क्यों, ठेका था 150 दिन का था ना, 50 दिन इन्होंने काम कर लिया, इनके पास कितने दिन बचे, 100 दिन बचे। अच्छा, टोटल काम हमेशा एक यूनिट होता है, 1/4 इससे इधर गया तो 3/4 इधर गया हुआ। आप इसे सॉल्व कर लोगे इस कैलकुलेशन को, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 × 50, 150 × 2 300। ये पता चल गया बाद में कितने लोगों ने काम किया था, 300। हमसे ये पूछा जा रहा है कितने आदमी एक्स्ट्रा बुलाए। अरे हमारे पास तो हकीकत में 200 आदमी काम करने के लिए आए थे, 300 आदमियों ने बाद में काम किया, मतलब हमें कितने आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़े थे, 100 आदमी एक्स्ट्रा बुलाने पड़े थे। आंसर क्या है बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में, इतनी मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन के लिए एक ही फॉर्मूला, D = ST। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हमें, जो ट्रेन होती है उसकी लंबाई हमेशा टनल के साथ भी ऐड होती है, प्लेटफॉर्म के साथ भी हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो आप जानते होंगे 67 मीटर अपनी लंबाई हो गई, 33 का ये हो गया, कुल मिला के कितनी दूरी तय की, 100। कितने सेकंड में तय की, 10 में। कितने की स्पीड है, इससे पता चल जाएगा, ट्रेन की स्पीड पता चल गई इस लाइन से, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग दिया, सवाल में दिया है
ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। पार कैसे करना है? व्यक्ति को। और जब भी आपको पता होना चाहिए व्यक्ति को पार करने का मतलब है ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार किया होगा, ना कि अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे ने देखा भैया 65 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना, क्योंकि उसने स्पेशल लिखा है भैया किसे पार करना है? व्यक्ति को। अगर ये बोलता जैसे इसमें बोला है ना टनल को पार किया तो 33 जुड़ गया था। अगर इसे बोला होता 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया है तो उसको 65 को हम ट्रेन की लंबाई में जोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं बोला। उसने कहा व्यक्ति को पार किया, और व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई कितनी है? 67। कितनी की स्पीड है ट्रेन की? 10। कितना टाइम लगेगा? तो हम कह देंगे 6.7 सेकेंड इसे लगेगा इसे पार करने में। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, निखिल और रीतू की इनकम का रेशियो था कितना बेटा? 2:1। तो भाई दो दोस्त हैं, इनकी इनकम का रेशियो आपको पता चल चुका है 2:1 आएगा। और भैया इनके बारे में एक बात बता रखी है, इनके एक्सपेंडिचरों का रेशियो भी बता रखा है। क्या बता रखा है भाई? इनके खर्चों का अनुपात दिया है इन्होंने 5:3। इनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 5:3। इनकी सेविंग के बारे में कुछ दिया है डाटा इसने। सेविंग क्या दे रखा है पता है इसने? इनकी सेविंग दे रखी है, उसकी सेविंग है 4, उसकी सेविंग 1, टोटल सेविंग कितनी है? 5 नहीं, टोटल सेविंग है 10। 1 का कितने गुना? 2 गुना। तो इससे ये पता चल जाएगा इसकी सेविंग 8,000 आएगी, इसकी सेविंग कितनी आएगी? 2,000 आएगी। इससे ये पता चल जाएगा इसकी सेविंग है 8,000, इसकी सेविंग है 2,000। अब मुझे बताओ कैसे करना होता? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आसान तरीका। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, क्रॉस से कर लो। ये बीच वाले गुणा कर लो। 3 गुणा 2 कितना आएगा? 6। 3 गुणा 8 कितना आएगा? 24 के। 5 गुणा 1 कितना आएगा? 5। 5 गुणा 2 कितना आएगा? 10 के। अब आपको पता ही है ऊपर वालों का अंतर ले लो, 6 और 5 का अंतर कितना आया? 1 आया। नीचे वालों का अंतर 24 और 10 कितने का अंतर है? 14 के माने 1000 है, बार बार जीरो नहीं लगाता। उसने पूछा इनकम, इसकी इनकम कितनी? 2 रेशियो, 1 का मन 14, 14 28, 1 का मन 14। इसकी इनकम 28,000 तो इसकी 14,000 आएगी। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इनकम से एक्सपेंडिचर का सवाल था। अगला सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र जो मैक्सिमम स्कोर अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मीनिंग जानता है? मतलब 5 अंक और मिल जाते तो बच्चा क्या हो जाता? पास हो जाता। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 30% स्कोर लेके आया और वो 20 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब इसका मतलब जानता है? जितने लाने थे उससे भी जैसे पास होना है 33 नंबर पर, एक आदमी 43 ले आया 43, तो हम क्या कहेंगे? 10 अंकों से पास हो गया। 33 से 43 लाने का मतलब 10 अंकों से पास हो गया। एक बच्चा मतलब 33 से 30 ले आता, हम कहते 3 अंकों से फेल हो गया, मतलब 3 अंक क्या हो गए? कम हो गए। आपको ये पता होना चाहिए एक बच्चे ने लाया कितना था? 20%, कितने अंकों से फेल हो गए? 5 अंकों से, मतलब 5 अंक और होते तो क्या हो जाता बच्चा? पास। दूसरा बच्चा लेके आया था 30%, वो कितने अंकों से पास हो गया? 20 अंकों से, मतलब ये 20 अंक नहीं भी होते तो भी क्या हो जाता बच्चा? पास। ऐसे सवाल करने का सबसे बढ़िया तरीका अंतर ले लिया करो, मतलब 10% की वैल्यू, और यहां बताना अंतर क्या होगा? अंतर प्लस माइनस में हमेशा क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, जानते हो ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और -4 का अंतर बताओ, तो 2 में से -4 घटाओगे तो जुड़ जाएगा, अंतर कितना आएगा? 6 आएगा। ये प्लस माइनस है, 5 और 20 जुड़ जाएगा, 25 आएगा। अगर आपसे पूछता 1% की वैल्यू कितनी आई? 2.5 आई। अगर आपसे एक सवाल तो ये पूछ सकता है तो बताइए इसका मैक्सिमम स्कोर कितना आएगा? मैक्सिमम स्कोर जानते हो कितना आएगा? हर एक स्कोर मैक्सिमम 100% होता है। एक की वैल्यू 2.5 है तो 100 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता ही है? कितना आती है बेटा? 250। मतलब जो पेपर हुआ है वो कितने अंकों का पेपर हुआ है? 250 मार्क्स का पेपर हुआ है। कितने अंकों का पेपर हुआ है? 250 अंकों का हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था भैया आपके लिए? दूसरा सवाल आपके लिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। उसने पूछा पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? मुझे बता दीजिए 1% कितने अंकों से बनती है? 2.5 अंकों से बनती है। 1% कितने अंकों से बनती है? 2.5 अंकों से बनती है। तो मुझे बताइए 5 अंक और होते, 5 अंक और होते, 1% बनती है 2.5 से, तो 5 अंकों से कितनी परसेंट बनेगी? 2% और होती तो बच्चा क्या हो जाता? पास। पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए? 20 तो लेके आया था, 2% और होती तो पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए होगी, वो कितनी चाहिए होगी बेटा? 22% चाहिए होगी। क्योंकि बेटा अगर एक तो ये पूछ सकता है भाई इनका अंतर 10, इनका अंतर 25, क्यों? प्लस माइनस जुड़ जाएगा। 1% की वैल्यू 2.5, तो आपसे पूछ सकता है बताओ इस परीक्षा का मैक्सिमम स्कोर कितना होगा? मैक्सिमम स्कोर हमेशा कितना होता है? 100%। कितना आएगा बेटा आपका? 250 आएगा। लेकिन पेपर जो होगा अधिकतम कितने अंकों का होगा? 250। दूसरा सवाल पूछ सकता है पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? 1% बनती है 2.5 से, अगर 5 अंक और होते 1 2.5 से तो 5 अंकों से 2%,
20 लाया था, 2 और ले आता तो पास हो जाता बच्चा। कितने पे हो जाता? 22% बच्चा पास हो जाता। अगला सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर पर साधारण ब्याज कितनी बनती है? 1600 रुपये बनती है। इससे पहले तो प्रिंसिपल निकालो, आपको पता होना चाहिए। इससे पता, एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल की क्या रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब क्या है पता है? 5% की एक साल की ब्याज है, तो 2 साल की ब्याज कितनी होगी? सीधा गुणा कर ले, 5 गुणा 2 कितनी परसेंट होगी? 10% होगी। इससे पता चल गया भैया 10% की ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1600 दे रखी है। अगर आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल बताओ, तो 100% होता है हमेशा प्रिंसिपल, तो 10 गुणा कर लो यार, इससे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। 10 गुणा इसका कर ले, प्रिंसिपल पता चल जाएगा कितना आएगा? 16,000 रुपये। इससे पता चलेगा प्रिंसिपल कितना है? 16,000। दोबारा सुन ले, सिंपल इंटरेस्ट में समान है, रेट कितनी है? 5%। एक साल की 5%, तो दूसरे साल की भी 5% रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या रहता है? सेम। एक साल का 5, दूसरे साल का 5, तो कितनी परसेंट मिलेगी? 10% ब्याज मिलेगी। रुपए में कितना मान दे रखा है? 10% का मान क्या दे रखा है ब्याज का? 1600। प्रिंसिपल चाहिए 100 गुना, 10 गुना कर लेगा, इधर भी 10 गुना। प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपए। अब आपको सीआई पता होना चाहिए, सीआई जानना चाह रहा है, वो भी 3 साल के लिए। आपको पता रेट कितनी है आपके पास? पता है 5%। 5% की वैल्यू जानता है 1/20। इसका मतलब 20 रुपए कितने बन गए होंगे एक साल में? 21 रुपए बन गए होंगे। 3 साल की बात कर रहा है, तो क्या कर ले बेटा? इसका क्यू कर लेना। 3 साल है तो क्या कर लेना? क्यू। इससे ये पता चल जाएगा भैया, इसका मतलब है 8,000 रुपए अगर तेरे पास प्रिंसिपल है, तो वो कितना बन जाना चाहिए तेरा? 9,261। इधर वाला क्या होता है बेटा आपको पता है? प्रिंसिपल। इधर वाला क्या होता है बेटा आपको पता है? अमाउंट। इस ये निकालने का तरीका है। 2 साल है तो स्क्वायर कर लेना, 3 साल है तो क्यू कर लेना, 4 साल है 4 पार कर लेना। मुझे बताइए ब्याज कितनी बनी भैया? 8,000 रुपए के तुझे 9,261 दिन की 3 क्यों पावर लगाई? क्योंकि टाइम कितना दे रखा है? 3 साल। 2 साल की बात करता तो क्या करते? स्क्वायर। तो बताओ 8,000 रुपए 9,261 रुपए हो गए, तो ब्याज कितनी बनी पता है आपको? 1,261 रुपए बनी। हमें पता चल गया जो ब्याज है भैया सीआई बनी है 1,261। लेकिन किसका मान दे रखा है? प्रिंसिपल 8,000 थोड़ी है, कितना है? 16,000 है। कितनी गुना है भाई? प्रिंसिपल 8 थोड़ी है, कितना है? ओरिजिनल 16। कितने गुना है? ये कायदा से 2 गुना। तो ब्याज भी कितनी गुना होगी? 2 गुना। तो 2522 इसका आंसर आएगा। आंसर आएगा 2522 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। कितना है भैया? 2 बोले तो 2522 इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक। अगला सवाल भाई आपके सामने, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना है? 132 है, तो बताइए इसमें फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस क्या होगा? या ऐसे बोल सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? या इसमें पूछ सकता है बताओ ये 9 लगातार संख्याओं का एवरेज मैंने 132 दिया है ना, तुम मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कैसे निकालना है आपको मैं बता देता हूं। अगर इन्हीं में आप जैसे जो पूछा पहले तो उसी का अंतर बताना है। अंतर बताना बड़ा आसान है, हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर का अंतर बताना होता है। एक फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 2। n माने होता है कितनी संख्या? 9। 9 में से 1 गए तो कितना आएगा? 8। 8 गुणा 2 कितना आंसर आएगा? 16 इसका आंसर आएगा। अगर इसी में आपसे पूछा जाता हाईएस्ट नंबर बताइए, हाईएस्ट नंबर जो निकालते आप एवरेज प्लस आप यहां पर निकालते n-1 निकालते। एवरेज का मतलब कितना है? इसका एवरेज कितना दे रखा है मुझे बताइए? 132 दे रखा है, और संख्या कितनी है? 9। 9 में से 1 गए तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी पता है आपको? 140 होगी। अगर इन्हीं में लोएस्ट नंबर निकालना है, एवरेज माइनस n-1, एवरेज कितना है? 132 है। 9 में से गए तो 8 आएगा, 124 आएगा। मतलब ये कह सकते हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या जो लिखी गई होगी वो कौन सी आई होगी? 140। सबसे छोटी कौन सी आएगी? 124। ये वाले जो तीनों रिजल्ट मैंने भैया आपको ये लिखा है ना, इनको हमेशा ये ऑड संख्याओं के लिए भी यही वैलिड है और यही इवन संख्याओं के लिए वैलिड है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, विषम संख्याओं के लिए भी और सम संख्याओं के लिए। अब ये कहने का मतलब समझ में आया ये कहना क्या चाह रहा है? इसका कहने का मतलब है सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी इसमें? 124 मिली होगी। फिर इवन संख्या 2 जोड़ता जा, 126 मिलेगी, 128 मिलेगी, 130 मिलेगी, 132 मिली होगी, 134 मिली होगी, 136 मिली होगी, 138 मिली होगी और लास्ट में मिली होगी 140। इन 9 संख्या हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, 1 2 3 हो गई, 3 दूनी 6 हो गई, 3 3 9 हो गई। अब लेकिन इतना करना नहीं, मैं समझाना चाह रहा था तेरे मुंह को बेटा। अगर इसमें पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एवरेज प्लस n-1। लोएस्ट संख्या क्या है? एवरेज माइनस n-। तो सबसे छोटी संख्या देखो आपको दिख रही है ना, क्या है? 124। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 140। ये तीनों सवाल पूछ सकता है। सबसे ऑड और इवन के लिए दोनों जगह अप्लाई
होगा, याद रखना। ठीक बेटा, अगला सवाल, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, चावल के रेट के बारे में आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। रेट और चावल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, रेट और क्वांटिटी में हमेशा संबंध क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे। क्या होता है भैया, इनवर्स का संबंध होता है ना। इनवर्स का संबंध होता है कि मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज की रेट बढ़ाओगे तो जो क्वांटिटी है, खपत क्या होगी तुम्हारी, कम होती जाएगी। अगर कोई चीज सस्ती कर दी, रेट क्या कर दिया आपने, कम कर दी, तो वो वस्तु क्या होगी, ज्यादा बिकेगी, क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि आपका खर्चा फिक्स रहता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, रेट आपकी 25% की वृद्धि हो गई, इसका मीनिंग जानता, 25% की वैल्यू जानता, 1/4। रेट इसकी पहले 4 होगी तो आई कितनी हो गई, 5 हो गई। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी, 4। इसका मीनिंग जानता है, इस पर 4 सवाल बन सकते हैं। बताओ पहले कितनी मात्रा आती थी, प्रेजेंट क्वांटिटी, पहले पूछ सकता है पहले घर में कितनी चीनी आती थी, ओरिजिनल पूछ सकता है, वर्तमान में कितनी आती है ना, प्रेजेंट। प्रेजेंट की रेट भी पूछ सकता है, ओरिजिनल रेट भी पूछ सकता है। प्रेजेंट और ओरिजिनल समझ रहे हैं, ओरिजिनल माने प्रारंभिक है, ओरिजिनल वर्तमान की, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये बताओ पहले 5 किलो चीनी आती थी, आज 4 किलो आ रही है, कितनी कम आ रही है, 1 रेशियो, एक नहीं, वो खुद कह रहा है कितनी कम आ रही है, 6 किलोग्राम कम आ रही है, 1 का मान 6 आया। एक सवाल तो यही बन सकता है, सवाल क्या बन सकता है, बताओ पहले घर में कितने किलोग्राम चीनी आती थी, इसे बोलते पता प्रारंभिक, माने तो ओरिजिनल बोलते। ओरिजिनल घर में कितनी चीनी आती थी, स्टार्टिंग में ये आती थी। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि बताओ भैया आज घर में कितनी चीनी आ रही है, इसे बोलते प्रेजेंट क्वांटिटी, क्या बोलते थे, वर्तमान खपत कितनी है, इतनी। लेकिन इनमें से दोनों सवाल तो ये पूछ सकता है, लेकिन सवाल तो ये भी बन सकता है, क्या उसने पूछा क्या, चीनी का या चावल जो भी है उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। आपको पता है प्रारंभिक मूल्य क्या है, बोले तो ओरिजिनल रेट, और प्रारंभिक माने पहले वाला, ओरिजिनल कितना रेट है। तो ये बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 30 केजी, कितनी की आती है, 1200 रुपए में, 1200 रुपए में ओरिजिनल कितनी चीनी आती, 30 आती थी, तो भैया इसका मतलब 40 रुपए पर केजी होगा। ओरिजिनल माने प्रारंभिक रेट कितनी है, 40। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है भैया कि बताओ वर्तमान में रेट क्या होगी, प्रेजेंट रेट क्या होगी, 1200 रुपए में किसका भाग दो, प्रेजेंट वाले का भाग दे 24 का, तो आंसर आएगा 50 रुपए पर केजी। चारों में से कोई भी सवाल पूछ सकता है, ओरिजिनल क्वांटिटी, प्रेजेंट क्वांटिटी, ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट पूछने है तो ओरिजिनल क्वांटिटी का भाग दे, प्रेजेंट रेट पूछनी है प्रेजेंट का भाग दे, इसे याद रखना। ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। हाँ भाई, तो भाई ये 128 नंबर हुआ, इसमें 4 सवाल बन सकते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी और प्रेजेंट क्वांटिटी, ओरिजिनल रेट और प्रेजेंट रेट, इन्हें ध्यान रखना। ठीक है भैया, वैसे इनमें 4 में से एक ही निकल पाएगा, वो अलग बात है, मैंने चारों बता दिए कौन सा पूछ सकता है। अब जैसे इसने ओरिजिनल पूछा था तो आपको ओरिजिनल वाले का भाग देते आंसर आ जाता है, मैंने चारों बताया आपको। ठीक है भैया, अब सवाल है भैया नेक्स्ट सवाल, 2 रेलगाड़ियां 59 और 32 की स्पीड से चल रही हैं और उनकी दिशा क्या है, समान। आपको पता है जब 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा में, ये भी इधर जाए ये भी इधर जाए, तो जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा माइनस हो जाती है। जब 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती है तो माइनस हो जाती है, और अपोजिट में, एक इधर से आए एक इधर से आए, तो दोनों की मुलाकात क्या होगी, जल्दी होगी, तो बेटा स्पीड क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई सुनना, और क्या कह रहा है भाई सुनना भाई, इसमें उसने एक बात कही यार, क्या कही बेटा उसने, तेज, ठीक है भैया, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 16 सेकंड का टाइम लेती है। अच्छा भैया, अब सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है, जो तेज चलेगी गाड़ी और जो आराम से चल रही है, धीमी चल रही है, उसे क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। और धीमी गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसके बगल से कोई गाड़ी निकल के जा रही है, वो जानना चाह रहा है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अच्छा, ट्रेन वाले जितने भी सवाल है एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, डी बराबर क्या चलता है, एस टी। अब पहला नंबर तो ये बताओ, दोनों ट्रेनें कैसी चल रही है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन मतलब इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड,
सापेक्ष गति दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, स्पीड क्या हो जाती है माइनस, एक 59 है एक 32 है, 59 में से 32 गए तो भैया स्पीड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेंगे 5/18 गुणा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है भाई इसे पार करने में, टाइम नहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा, उसने कहा है कितनी देर में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा, 16 सेकंड में। मुझे बताओ ये जो डी आएगा ये क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जिस ट्रेन में जैसे मान लो किसी बस में तुम बैठे हो या किसी ट्रेन में तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने से कोई दूसरी ट्रेन निकल के जा रही है, तो तुमने उस ट्रेन का पहला हिस्सा देखा स्टार्टिंग वाला, और क्या देखेंगे लास्ट वाला, तुम्हारे सामने से पूरी ट्रेन निकल गई। मतलब कहने का मतलब यह है जो तुम जिस ट्रेन में बैठे होते हो सामने से दूसरी ट्रेन जा रही होती है, तो तुम्हारे सामने से दूसरी वाली ट्रेन पूरी निकल जाती है, इसका मतलब उसी की लंबाई, उस तुमने वही ट्रेन तो देखी जो सामने से आ रही है, ये जो चली गई दूरी है वही की आएगी। कहने का मतलब 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 2 से 8 बार, तो हम कह देंगे 400 8 45 120 आएगा। 120 मीटर दूरी चली, 120 मीटर का मतलब है, इसका मतलब जो ट्रेन गई है तेजी से चलने वाली ट्रेन है वो कितने मीटर की लंबी थी, उसके सामने से 120 मीटर की लंबी ट्रेन निकल के गई। समझ में आया? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं गुरुजी ये डी ये दोनों का क्यों नहीं आया। अगर ये ट्रेन के सापेक्ष कंपैरिजन करता तो ट्रेनों की लंबाई का योगफल आता, लेकिन उसने स्पेशल बोला है एक व्यक्ति बैठा है वो देखता है कि 16 सेकंड में पार कर गया। तो व्यक्ति अगर किसी चीज को देख रहा है, किसको देख रहा था व्यक्ति, ट्रेन को देख रहा है, तो ये जो दूरी आएगी वो किसकी आएगी, ट्रेन की ही लंबाई आएगी। तो ये कितने का था, 120 मीटर का। सवाल है नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार है एक वस्तु के एमआरपी में 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का टैक्स भी लगा देता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है, एमआरपी कितना है। भाई किसी दुकान पर तुम गए कि भैया सामान दे दो, उसने कहा भैया कोई बात नहीं, जो एमआरपी पड़ा है एमआरपी पर हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। मान ले हमने एमआरपी मान लिया अपने मन से 100 रुपए था, 10% डिस्काउंट देने का मतलब उसने कहा भैया तो 10% कम दे जा, तो तुमने कितने दिए होंगे, 100 में से 10% कम दिए होंगे, तो तुमको कितना दिया होगा, तुमने 90 रुपए दिए होंगे। लेकिन भैया सामान लेके जा रहे हो, भारत सरकार है तुम पर हर चीज पर क्या लगाती है, आप पर टैक्स लगाएगी। उसने कहा है, उसने एक स्पेशल लाइन कहा है, लेकिन छूट वाले मूल्य मतलब डिस्काउंट के बाद क्या रेट रहेगी 90, उस पर भैया 8% का भी क्या लगा देगा, बिक्री कर, है ना। टैक्स कौन सा लगा देगी, आप पे बिक्री कर लगाएगी। मतलब तुम्हें जो 90 रुपए दिए है ना उसमें 8% का टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 90 पर 8% का टैक्स कितना होगा, आपको पता है 90 का 8% होता है 7 रुपए 20 पैसा। ये क्या देना पड़ेगा तुम्हें टैक्स के तौर पे। कुल मिला के तुमने टोटल पे कितना किया, 90 तो वो किया, और भैया 90 वो किया, 7 रुपए 20 पैसा आप क्या कर रहे थे भाई, 7 रुपए 20 पैसा आप क्या कर रहे थे भाई, 97 पॉइंट क्या कर रहे थे 20 रुपए। इतने पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे, 90 वो इतना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड सुनने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हाँ तो भैया हमने कितने पैसे किए होंगे 97.2, जबकि वो 97.2 नहीं बता रहा है, वो क्या कह रहा है भैया आपसे कितना पे किया आपने, ये बता रहा है 34,020 बता रहा है। मैं ये कह सकता हूँ 97.2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, उसने दे रखी है 34,020 रुपए दे रखी है। आप इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, कर लीजिए आप इसे, देखिए अब इसे कितने गुना आएगा वो चेक करना पड़ेगा आपको ना। तो आप ये बताइए इतने रेशियो का मान, एक रेशियो का मान निकालना है ना, आप पॉइंट एक रेशियो का मान निकालेंगे 34,020 भाग देंगे 97.2 का। कैसे कैलकुलेशन करना आप देख लीजिए, आप इसे कैसे करेंगे, 7 9 16 तो 18। अब भाई 3 का भाग जा रहा है ना इसमें, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे, या 3 का, चलो एक बार 3 का दे लेते हैं, 11 से 33 1 0 33 12, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32 से 96 ये 4। अब बताइए कितनी बार जा रहा है। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे यार, इसका मैं भाग देने बैठूंगा तो 11 340, एक सेकेंड, 11 340 अपॉन 32.4 है ना, 11 340 अलग से ही कर लेते हैं, 11 340 में एक जीरो और बढ़ा लो, पॉइंट हटा दो ना, 32.4 ही कर देते हैं। भाग देने बैठे तो 3 गुना देखना तो कितना आएगा, ये 996 आएगा, 996 3 गुना करेंगे तो 972 आएगा।
972 आया तो ये कितना हो गया बेटा, 14 में से 12 गए तो 4 में से 2 गए तो कितना आएगा, 8 आएगा। और भाई 13 में से 7 गए तो 6 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, है ना। और ये कितने गुना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 5 गुना। तो भैया ये आ जाएगा 1680। मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 35 आ गई। कितनी आ गई बेटा आपकी, 35 आ गई। हमसे पता चल गया कितने गुना हो गए, इससे ये कैंसिल होगा 35 बार। ये 35 बार है, MRP पूछा हमने, 100 माना था, 35 मतलब एक जीरो और लगा लेना। 35 बोले तो 35 बोले 35,000 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 35,000। मेनली क्या चाहिए, जो डिस्काउंट के बाद चीज थी 90, उस पर 8% टैक्स लगाया, 7 रुपये 2 पैसे का। फाइनली कितनी की बिकी, 97.2 की। उसने कितना दे रखा है, इतना। ये कैलकुलेशन सॉल्व किया तो एक रेशियो का मान 350, एक का मान 350 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, MRP का मान कितना, जो मैंने 100 माना, तो आंसर आएगा 35,000। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि x + 1/x का जो औसत है, x + 1/x का जो औसत है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या है भाई, x + 1/x का जो औसत, औसत माने दो संख्या है तो 2 का भाग दे, कितना दे रखा है, m दे रखा है। और मुझे बताइए x + 1/x का मान कितना आ जाएगा, इससे 2m आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। औसत है तो 2 का भाग दे दिया करो, ठीक है। 3 संख्या होती तो 3 का भाग देते। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, लेकिन पूछा है x² + 1/x² का औसत, तो क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर। अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा पता होगा, x² + 1/x² की वैल्यू कैसे आएगी, इसका स्क्वायर कर लो ना, 2m का स्क्वायर कर लो, 2 घटा देना। कहने का मतलब कितना आएगा, 4m² - 2 आएगा। एवरेज चाहिए, और एवरेज चाहिए तो दो संख्या, तो 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग। इसमें भी 2 का भाग देना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 का भाग दिया तो आंसर आएगा 2m² - 1। थोड़ा सा एलजेब्रा मैंने यहाँ पे यूज किया, जो जानता नहीं है उनके लिए मैं सिखा देता हूँ। आपको एक बात पता होनी चाहिए, हर बच्चे को एलजेब्रा का बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। x + 1/x = a है। अगर आपसे कोई पूछने बैठ जाए भैया आप स्क्वायर बताइए, आप क्या कह पाओगे, a² माइनस के क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इसे आप ध्यान रखना, ये हर बच्चे को याद होना जरूरी है। वही मैंने बताया, आपको सिंगल पावर है, डबल पावर चाहिए ना। ये x + 1/x औसत है तो दो संख्या, 2 का भाग कितना है, m है, 2 इधर चला जाएगा, क्रॉस में कितना है, ये क्या चाहिए उससे तुझे, स्क्वायर। तो भाई x + 1/x का मान a है, तो अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था भैया, x + 1/x का मान a सिखाया था। तो भैया ये बताओ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, a² माइनस के क्या कर देते, 2। तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, इसका मान चाहिए स्क्वायर वाले का, a², 2m का स्क्वायर करेंगे, 2m का स्क्वायर - 2, 2m का स्क्वायर होता है 4m² माइनस के 2। दो संख्या है, 2 का भाग इधर, 2 का भाग इधर देंगे, आंसर आएगा 2m² - 1। ठीक है भाई। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो ये प्रैक्टिस टेस्ट है तो उसी की स्पीड थोड़ी सी लेके चलने, जब आपको बैच में पढ़ाएंगे या आपको प्रैक्टिस, आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, थोड़ी सी स्पीड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। अभी क्या है, कुल छात्र यात्रा पे गए, कुछ छात्र थे, कुछ स्टूडेंटों ने प्लान बनाया भैया कहीं घूमने चलते हैं, और उन्होंने बंदों ने पैसा इकट्ठा किया, और टोटल कितना पैसा इकट्ठा किया पता है आपको, 96 रुपये इकट्ठे किए। वो कह रहे यदि, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो आखिरी टाइम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नाटक कर देते। उनमें से क्या हुआ, 4 छात्र भैया नहीं गए। अब भैया पैसा तो क्लियर है कि इकट्ठा कितना करना है, 96 रुपये इकट्ठे करने। तो जो भैया जो जितने गए थे उन लोगों को एक्स्ट्रा कितना, जो बचे हुए बच्चे थे उन्होंने कितने कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े थे, 4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, बहुत बढ़िया यार। मुझे एक बात बता दीजिए आप खाली, क्या बेटा, कुछ छात्र यात्रा पे गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि, देखो तरीका से लेना, क्या है भाई तरीका, मान लो अपने मन से ले, टोटल स्टूडेंट भी कितने मान लिए, x मान लिए, और प्रत्येक बच्चे ने जो धनराशि पे की है वो कितनी मान ली आपने, 22। तो मैं ये कह दूंगा एक बच्चे, कितने बच्चे गए थे, x, प्रत्येक ने 22 रुपए पे किया, टोटल कितने रुपए पे किए गए होंगे, 96। वो कह रहा है यदि 4 बच्चे नहीं आते तो बच्चे कितने आते, x - 4, तो प्रत्येक बंदे को 4 रुपए बढ़ जाते। अब प्रत्येक ने पहले 22 दिया था, 22 + 4 दिया, टोटल कितना खर्चा होता, 96 का होता। आपको पता है पहले भी 96 का खर्चा हुआ था, आज भी 9 खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बताओ ये एक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। स्टार्टिंग यहाँ क्या लिखा है, एक्स वाई, यहाँ सॉल्व करेगा तो कैसे आएगा, एक्स वाई आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, 4y आएगा, 4x आएगा, फिर आएगा 4y आएगा, 4 × 4 16 आएगा। मुझे इतना बता दीजिए, आप इस इक्वेशन बना लेंगे, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, पूरी इक्वेशन में 4 का भाग दे दो,
तो ये 4x आएगा, इधर माइनस के 4y आएगा, 16 इधर आ जाएगा तो 16। और आप कह सकते हो x माइनस वाई का मान कितना है, 4 आया। बच्चा इतनी इक्वेशन मिलती है सवाल को तोड़ देगा। सवाल ऐसे तोड़ देगा कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है भैया, पहली इक्वेशन से 96, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बेटा, 4। इतने में तो हिट हो गया, पूरा सवाल ही हिट हो गया कि भैया ऐसा बताओ कैसे करेंगे। 12 गुणा 8, 12 गुणा 8 क्या होता है, 96, और 12 में से 8 गए तो 4। या इक्वेशन और बनाओगे टाइम लगेगा, इतने में तो हिट कर दोगे। दो संख्या को मल्टीप्लाई 96 है, अंतर 4 है। इससे पता चला कि जो बच्चों ने प्लान बनाया था वो 12 बच्चे थे, और प्रत्येक बच्चा कितना पैसा देना चाह रहा था, स्टार्टिंग में 8 रुपए देना चाह रहा था। लेकिन सवाल में पूछा गया है, ये बताइए भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी, भाग कितनों ने लिया। प्लान तो स्टार्टिंग में 12 बच्चों ने बनाया था, एक समान कितना निकला 12, लेकिन बाद में गए कितने थे, हिस्सा कितना लिया, 12 में से 4। कितने लोगों ने हिस्सा लिया, 8 लोगों ने हिस्सा लिया है। आंसर कितना देना पड़ेगा, इसका ए आंसर देना पड़ेगा। जो भाग लेने वाले संख्या कितने थे बेटा, ए थे। ठीक है, ध्यान रखना 8 थे। भाई सवाल क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट सवाल। एक राशि का भुगतान 1764 है, पॉइंट नहीं, 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में दिया गया है, जिसका वार्षिक संयोग 5% की सीआई पर दिया है। उधार ली गई राशि कितनी थी। ये भैया सवाल है सीआई का, वो भी इंस्टॉलमेंट का। जिस बच्चे को सीआई की इंस्टॉलमेंट पता होगी, आपको पता होना चाहिए यूपीपी के पेपर में इस साल सेम क्वेश्चन यही वहीं से लिया है सवाल, मैंने सेम यूपीपी का सवाल है। इससे समझाना ये चाह रहा हूं कि भैया सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट आपके पेपर में आती है। बहुत बच्चे ने करते नहीं कि इंस्टॉलमेंट भाई टफ पड़ती ना, भैया ये आएंगी 100% आएंगी इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखना। करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 5% की ब्याज आपको पता है, रेट को ब्रेक करते हैं। इसमें रेट को ब्रेक करने फॉर्म, कई सारे लोग तो फॉर्मूले से कराते हैं, मैं ऐसे एक तरीके है, इससे समझोगे आसान लगेगा। एक बात ध्यान रखना, ब्याज का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक है, मतलब 20 रुपए एक साल में कितने हो जाएंगे, 21 रुपए हो जाएंगे। अब 2 साल की बात करेगा तो क्या कर लो, स्क्वायर कर लेना। 2 किस्तों की बात करे स्क्वायर कर लेना। 3 किस्तों की बात करता क्यू कर लेते, 4 किस्तों की बात करता 4 कर लेते, लेकिन 2 किए तो स्क्वायर तक छोड़ दिया। इधर वाला होता है धनराशि, बोले तो इधर वाले को कहते हैं अमाउंट, और इधर वाले को कहते हैं इंस्टॉलमेंट। इधर वाली लाइन जो होती है इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट समान है। यहाँ 21 दिखा रहा है, यहाँ 441, तो इक्वल करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 21 का। ये वाली धनराशि अमाउंट की होती है, इधर वाली धनराशि इंस्टॉलमेंट की होती है। आप क्या करना भैया, एक बार सुनना, 21 का गुणा पूरी लाइन में होगा 420 आएगा, ये क्या आएगा 441, ये 441 ऑलरेडी है, ये 400 है। आपने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया भैया, इंस्टॉलमेंट भाई प्रत्येक समान है, ठीक है। अब इसने किसका मान दे रखा है वो देख ले, प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 4, प्रत्येक किस्त कितने की, वैसे कहीं चेक कर ले, 441 की है, उसने कितना दे रखा है, प्रत्येक किस्त कितने की, 1764 की। आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 4 आएगा। हमसे पूछा गया वो धनराशि कितनी थी, आप कहोगे धनराशि इनको जोड़ दो भैया, कितना धन था 820, एक का कितने गुना आया, 4 गुना। हम कह देंगे आंसर कितना आएगा, 3280 रुपये आएगा। आंसर हो जाएगा 3280। आंसर कितना आएगा, 3280 इसका आंसर आएगा, क्योंकि टोटल धन कितना था 820, इंटू क्या करना पड़ेगा 4, कितना हो जाएगा 3280 रुपये हुआ। उधार ली गई जो धनराशि थी वो कितनी थी, 3280 रुपये थी, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप लोग। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद काम छोड़ा। बहुत बढ़िया, पहले इस लाइन को समझो, बहुत अच्छी लाइन, यही लाइन इंपोर्टेंट है भाई, इस पूरा टॉपिक में यही लाइन। ए और बी प्रत्येक, ईच मतलब ए भी इस काम को 75 दिन में कर सकता है, बी भी इस काम को 75 दिन में कर सकता है। इससे ये पता चला टोटल काम 75 होगा, इन दोनों की क्षमता एक एक आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, इससे पता चला कि इन दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया है, लेकिन बीच में किसने काम छोड़ दिया, ये बताइए, किसने काम छोड़ के चला गया, बी छोड़, ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। मतलब स्टार्टिंग में दोनों दोस्तों की दोस्ती चली, ए छोड़ के भाग गया, तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने। बी ने शेष काम 23 दिन में किया। एक दिन में कितना करता है, एक करता है। 23 दिन में कितना काम किया, वो 23 यूनिट। काम था कितना, 75। ये बचा हुआ काम कितना बचा, बचा हुआ काम बचा 52 यूनिट। 52 यूनिट बचा। मुझे बताओ, ये तो स्टार्टिंग, इसका मतलब भाई लास्ट में इसने 23 यूनिट काम किया है, तो बचा कितना, 52 यूनिट बचा।
ये तो दोनों मिलके काम कर रहे थे, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है पता है आपको? ये दोनों मिलके काम करेंगे, दो काम करेंगे, तो दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया? 26 दिन तक किया। इसका मतलब ए का जो सहयोग रहा वो कितने दिन तक रहा? 26 डे तक रहा। यही जानना आपसे चाह रहा था। अगला सवाल भाई, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% घटा दिया, फिर उसके बाद भी 10% बढ़ा दिया, इसे कहते हैं सक्सेसिव। फिर बढ़ाया घटाया बढ़ाया घटाया, तो फाइनली रिजल्ट क्या रहा? तो आपको इसे यूज करेंगे सक्सेसिव। आपको तरीका पता ही होगा भाई। पहली बात 25% की वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब जानता है 4 की चीज क्या हो गई भाई? 4 की चीज कितने में की होगी? 5 में। दोबारा 20% घटा दिया, 1/5, 5 की चीज बेटा 4 में। तीसरी बार में 10% बढ़ा दिया, 1/10, 10 से कितना हो गया? 11। मैं आपको एक बात बताऊं, इसे सीखेंगे आप, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, जो कुछ कर जाए एक दूसरे के खिलाफ काट दिया करो। फाइनल में 10 मिला या 11 मिला, हम कहते हैं फाइनल 10 से 11 होने का मतलब 1 रुपये बढ़ गया। कितने पर? 10 पर। हम कहते हैं 1/10 की वैल्यू होती है 10%। फाइनली कितना बढ़ जाएगा? 10% की वृद्धि होगी। मैं आपको बता दिया है। ये इसकी जो टेस्ट की पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम एक लिंक दिया जाएगा, उसमें बाकायदा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी इसमें, ठीक है। फिर डिटेल आंसर की के साथ भी मिल जाएगी आपको, और साथ में ओएमआर भी मैंने उसमें लिंक करा दी गई है, ठीक है। आप जाकर के जो बच्चे हमारे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे, वैसे कोशिश करो आप लोग ऑफलाइन आइए हमारे पास टेस्ट देने के लिए। आप लोगों का स्वागत है अपने सेंटर में, टॉपर्स फॉरम में। फिर भी नहीं आ पा रहे, ज़्यादा दूर बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और ऐसा भी नहीं हमने प्राइवेसी लगा रखी है, एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। जितना आप लोग एक दूसरे को जिनकी भी हेल्प हो जाए आप कीजिए। वीडियो सॉल्यूशन भी उन्हें प्रोवाइड कराइए, है ना भाई। जितना हो सकता है बच्चा पढ़े, अच्छी चीज़ें जो चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है लोगों को शेयर जरूर करना। और पहला ऐसा पेपर कराया जा रहा है, आपको पूरे देखना, जितने भी चैनल चल रहे होंगे सब मैक्सिमम पीवाईक्यू को लेकर के आधार करा के चल रहे। नया मॉडल पेपर मिलेगा, एक लेवल भी मिलेगा, हर और बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। दोनों व्यवस्थाएं आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके। आप सेंटर आना चाहें तो आपका स्वागत है आप सब लोगों का, ठीक। अब भाई सुनिए, ए और बी की गति की दरों का अनुपात। दो दोस्त हैं ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है भाई? दो दोस्त हैं, एक ए है एक बी है, इनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है। तो तुम जानते हो सब लोग, स्पीड में और टाइम में हमेशा संबंध क्या होता है? इनवर्स का होता है ना, है ना। अब ये सब चीजें इसलिए डायरेक्ट जल्दी जल्दी बोल पा रहे हैं क्योंकि पूरा टॉपिक बच्चों ने पढ़ रखा होगा, वो समझ पा रहा होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी की तुम स्पीड बढ़ाओगे अपनी बाइक की, तो जहां तुम जा रहे होंगे टाइम क्या लगता होगा तुम्हें? कम लगता होगा। और आराम आराम से गए, तुमने स्पीड क्या कर ली अपनी? कम कर ली। और टाइम क्या लगेगा भैया आपको? ज्यादा लगेगा। स्पीड और टाइम में क्या होता है? इनवर्स माने उल्टा संबंध होता है। सीधी स्पीड का रेशियो ये है, तो मुझे बताओ भैया इनके टाइम का रेशियो बताएगा क्या होगा? उल्टा कर ले, 3 रेशियो 2 लगेगा। इससे कितना टाइम लगता है? 3 से 2 1 रेशियो ज्यादा लगता है। एक नहीं, वो कह रहा है 20 से 15 मिनट अधिक लेता है। 1 का मन 15, 1 का मन कितना टाइम हो गया? 15 मिनट। इससे ये पता चल जाएगा, 1 का मन 15 आ गया। मुझे अगर कोई पूछे ए को कितना टाइम लगता होगा? 45 मिनट लगता होगा। बी को कितना टाइम लगता होगा? 30 मिनट लगता होगा। ये क्लियर है? अब क्या कह रहा है ये बताओ। देखो ओरिजिनल डाटा तो है नहीं, यही पर तुम कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया, सुन ले। अगर ये 45 मिनट में, मैंने मान लिया स्पीड कितनी मान ली? 1 की 2 मान ली, तो तुम मुझे बताओ, उसने वैसे ये कहा है ए की स्पीड को क्या कर दिया गया? दुगुना कर दिया गया। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ए के बारे में तो यही तोड़ सकता है। अगर भाई ए की स्पीड को क्या कर रहा है? दुगुना कर रहा है, तो जो टाइम ए को लग रहा होगा उसका भी क्या लगेगा? आधा लगेगा। अरे स्पीड को क्या किया है? दुगुना, और टाइम में क्या होगा फिर? आधा। तो जो टाइम पहले लगा था 45, और आज कितना टाइम लगा होगा? जब स्पीड को दुगुना कर दोगे तो 22.5 मिनट लगेगा। और यही इसने पूछा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? उसने एक बात कही है। क्या कही है भैया? एक ही स्पीड डबल कर दो। यदि एक ही स्पीड को तुम बताओ वही आदमी दुगनी स्पीड से जाए, तो टाइम क्या हो जाएगा उसका? आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 45 मिनट में पहले पहुंचा था, अब जब स्पीड तुम दुगना करोगे टाइम क्या हो जाएगा? आधा। 45 का आधा 22.5। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। एक धनराशि एक साधारण ब्याज पर 5% की दर पर 3 गुना हो जाती है। इसका मतलब जानता है? 3 गुना होने का मतलब अगर तेरे पास 1 रुपया है, वो कितना बन गया होगा? 3 बन गया होगा। इससे ये पता चल जाएगा इस पर कितने की ब्याज बनी? 2 रुपए की। 2 रुपए की ब्याज बनी है तो वह 1 रुपए पर बनी है। रेट कितनी है? 5%। टाइम यहां से पता चलेगा। टाइम कितना हो गया भाई? हम कह देंगे इसे कितना टाइम लगता है बेटा? 40 साल लगता है।
लेकिन ये सवाल पूछा नहीं होगा, टाइम नहीं पूछा, क्या पूछा है उसी समय में, मतलब टाइम तो क्लियर हो गया 40 साल, किस दर पर 6 गुना हो जाए। 6 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है, ब्याज कितने की बनेगी फिर तुम्हारी 5 की बनेगी। 6 गुना का मतलब क्या है 1 रुपया 6 बन गया है, इसका मीनिंग है कितने की ब्याज बनी होगी भैया 5 रुपए की ब्याज बनी होगी। रेट जानना चाह रहा है PRT अपॉन 100, आप जानते होंगे 20 से 2 बार 20 से 5 बार, आर का मान आएगा 25/2। 25/2 का मतलब जानता क्या होता है, 25/2 का मतलब होता है 12.5। आंसर कितना आएगा 12.5। तो हम कह देंगे जो साधारण ब्याज थी कितनी थी बेटा आपकी, रेट आएगी आपकी 12.5%, इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है यार, बहुत ही अच्छा सवाल है। सोचो ये सवाल इस बार यूपी पुलिस में दिया है और इसकी कैलकुलेशन देखना बहुत जबरदस्त है। कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लैंग्वेज। पहले तो पढ़ लो वो बोल क्या रहा है, जब आप सवाल को कर पाएंगे, जो इसकी लैंग्वेज को समझ पाए, तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे यार, है ना। तो लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है, जब भी आप समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, मेरी एक बात सुनना, देखो एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए, देखिए एक बात बताइए, कि ये सवाल क्या कह रहा है, सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। कुल मिलाकर के कहना चाह रहा है वो 3 साल में जितना उसने कमाया होगा टोटल उसका क्या निकाल लो आप, उसने खुद ने कहा है उसका टोटल निकालने के बाद उसका एवरेज भी निकाल लेना। ठीक है, 3 साल का मतलब होगा 36 महीने का। पहले तो 3 साल में उसने कितना कमाया वो जो निकाल लीजिए, उसके बाद उसका क्या कर लीजिए, जब 3 साल का टोटल आ जाएगा 36 महीने, तो 36 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। जो एवरेज आएगा उसका क्या करना, आधा। ये है उसकी पेंशन। अब सवाल इतना ही है, ठीक है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपए प्रति महीने था। ठीक है भैया, 1/10/2083 को, 1/10/2084 को, 1/10/2085 को, हर एक बार उसकी 40 की वृद्धि होती है। 1/1/86 को सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब वो 1/1/86 में क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो बताइए उस हर महीने उसकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितनी आएगी। अब आपको पता होना चाहिए क्या, थोड़ी सी बात समझो। इसकी बात कर रहा है वो 1/1/1983 से, और जो पहली बार बढ़ाए वो कब बढ़ाए पता है आपको, 1/10/83 को बढ़ाए, मतलब 9 महीने तक कितना रहा है ये बताओ, 9 महीने तक एवरेज कितना रहा होगा 380। तो मैं ये कह सकता हूं 1/1/1983 से 1/1/1900, 1/1 छोड़ो यहां पे लिख सकते 1/9/1983 तक मैं आपको बता सकता हूं जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, उसका 380 रुपए रहा होगा। उसने खुद ने कहा जैसे ही 10वां महीना स्टार्ट होगा और भैया अगले 10 पे बढ़ाएगा, तो इससे ये पता 10वें महीने से 10वें पे बढ़ा देगा, इससे ये पता 1/9/1984 1984 में जाके 40 रुपए बढ़ने का मतलब 420 हो जाएगा। इससे ये भी क्लियर हो गया, ये 10वें महीने में फिर बढ़ जाएगा, 1/10/1984 में फिर बढ़ाएगा और 85 पे जाके बढ़ेगा ना, 1/9/85 तक जाएगा, 40 बढ़ाना 460 हो जाएगा। आपको पता है फिर 1/10/85 से और भैया 86 1986 कंप्लीट हो जाएगा, 10वां महीना 11वां महीना 12 महीना, तो कितने हो जाएंगे 500 रुपये ये हो जाएगा। इस लाइन को समझ लो पहले, तो यही लाइन इंपोर्टेंट। और क्या है इसमें ये बताओ, उसको हर महीने पहले कितने रुपए मिलते थे ये बताओ, सैलरी कितनी थी 380 रुपए प्रति महीने थी 1/1/1983 में, 1 जनवरी 1983 को 380 रुपए महीने मिल रहे थे। वो खुद कह रहा है 10वें महीने में जाके बढ़ जाएगा, तो मुझे क्लियर है 380 रुपए 10वें में जाके बढ़ेगा ना, 380 रुपए 9 महीने तक तो यही चलता रहा, तो टोटल कितने कमाए होंगे 380 रुपए 9 महीने तक तो यही चलता रहा। ठीक है भैया, 10वें महीने पर आके बढ़ जाएगा, वो खुद कह रहा है कितना बढ़ेगा आके पता है 40 बढ़ेगा। तो पहले वो 380 कमा रहा था, 10वें महीने पे आके बढ़ेगा, और कब जाके फिर अगला कब बढ़ेगा 84 में बढ़ेगा 10वें महीने पे, तो 9 तक तो वही रहा, 1/9/1984 कितने महीने हो गए पता है, 10वें से 9वें तक जाएगा 12 महीने होंगे। कितने महीने बेटा 12 महीने हो गए। अब 40 रुपए बढ़ गया, 380 से 420 हो जाएगा।
फिर बताओ भैया, फिर 10वें महीने में बढ़ा देगा ये, 420 से कितना कर दिया होगा 460, और फिर 9वें महीने तक तो रहेगा, क्योंकि फिर 85 में वाले 10वें महीने बढ़ाएगा ना, फिर कब बढ़ाएगा वो 10वें में। तो ये 12 महीने इसके भी रहे, और वो कितना बढ़ाएगा 460 होगा। अब भैया 10वें महीने में फिर बढ़ाएगा, 1/10/85 में, और 86 में रिटायरमेंट हो रहा है, 1/10/85 10वां महीना, 1/11/85 और 1/12/86, मतलब 3 महीने काम कर पाएगा। तो 3 महीने उसने 500 के हिसाब से पैसा लिया, और टोटल ये 3 साल की बात थी, तो टोटल जोड़ोगे ना ये 36 महीने होंगे। देखो 3 महीने 9 महीने, 9 और 12 21, 21 12 33 और 3 36, एवरेज निकालना है तो इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा 36 का। ये क्या आ जाएगा भैया, इनका एवरेज आएगा, और एवरेज निकालने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा आपको, आधा आधा और करना पड़ेगा ना। तो ठीक है भाई, अब देखो एक काम करो तुम लोग, क्या ऊपर नीचे आप एक काम कर सकते हैं सब लोग इसमें। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, एक तरीका तो ये भाई, आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, कैसे करना है आपको। देखो ये ठीक है, एक काम करिए आप, 380 गुणा 9, एक तो एक देखिए 380 गुणा 9 कितना आएगा, हम ये कह देंगे 0 9 8 72, 9 3 27 और 7 कितना आता है 34 आता है, 27 7 कितना आएगा 34। अच्छा 12 दोनों में से कॉमन ले लूं तो 420 और 460 जुड़ जाएगा, तो 12 गुणा ये कितना आएगा पता है आपको 880 आएगा, 3 गुणा 15 कितना आएगा 1500 आएगा, तो नीचे अभी 3600 है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठेंगे ना आप एक काम कीजिए, 1500 और 3400 कितना होता है 4920, आप इसे करेगा पूरा इसका भाग देंगे, किसका भाग देंगे आप 36 का भाग देंगे, तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद आएगा आपका 430। या एक काम कर लीजिए आप, 3 का भाग ऊपर नीचे दे दीजिए, 6 का भाग दे लीजिए पूरी इक्वेशन ऊपर नीचे, इससे एवरेज कितना आएगा इनका 430 आएगा। लेकिन मुझे इस एवरेज का भी क्या चाहिए, आधा चाहिए, आधा चाहिए होगा तो कितना आंसर आएगा 215, इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 215। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं बता भी देता हूँ कि भैया उसकी जो स्टार्टिंग हुई है सैलरी की 1/1/1983 से स्टार्टिंग हुई है, वो हर 10वें महीने पे बढ़ाता है। 10वें महीने पे बढ़ाने का मतलब है, मतलब हर 10वें महीने पे बढ़ाता है, 1983 में 10वें महीने पे बढ़ाएगा, इसका मतलब है 9 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे, 9 महीने तक नहीं आएगी। 9 महीने तक तो उसकी सैलरी पता कितनी थी 380 रुपये थी। जैसे वो ये कह रहा है जैसे तेरा 10वां महीना आएगा 1983 का, उसकी सैलरी बढ़कर के पता कितनी आ जाएगी 40 रुपये बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 420। और पता है अगले 10 में 84 में जाके बढ़ेगी, तो इसका मतलब है 1/9/1984 तक तो यही रहेगी। तो ये भी कितने महीने 12 महीने। अब फिर 10वें महीने बढ़ाएगा, 1/10/1984 में बढ़ाएगा, और कितना बढ़ाएगा पता है 420 में 40 रुपए जोड़ेगा 460, फिर 10 भाई तो कब तक चल जाएगी 1/9/1985 तक जाएगी। फिर कितने महीने होंगे 12 महीने। और फिर हमें पता है ये कौन से महीने बढ़ाएगा पता है, फिर 10वें महीने बढ़ा रहा है 1985 में, लेकिन साल 1986 जब खत्म होगी, 1985 है ना, 1985 में खत्म होगा, तो 3 महीने और बचे। कौन कौन सा बचा भाई, 10वां महीना, 11वां, 12वां, तो ये 3 महीनों के लिए फिर 40 रुपए और बढ़ा देगा 500। ये टोटल रुपए कमाएगा एवरेज के लिए 36 महीने, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद एवरेज कितना आएगा 430, उसका आधा करना है 215। इसका जो इस बंदे को जो 1/1/2086 को क्या हो गया रिटायर, तो इसको जो पेंशन मिलने स्टार्ट होगी वो कितनी मिलेगी 215 रुपये। अगला सवाल भैया ये बताइए आप, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी एवरेज कितना था 40 था, तो टोटल कितने बनाए 30 पारी खेली इस बल्लेबाज ने, 30 इनिंग खेली, उसमें 40 के हिसाब से 30 पारी खेली, तो कितने रन बना लिए आपको पता है, उस बल्लेबाज ने रन बनाए आपके कितने बना लिए 1200 रुपये। अब 2 पारी कम कर दो, 2 पारी कम कर दिए, क्योंकि कौन कौन सी पारी हटा दी पता है उसने, उन्होंने 2 पारी जो हटाई है, याद रखना उसने 2 पारी जो हटाई है, कौन सी हटाई है, हाईएस्ट स्कोर बनाया होगा और लोएस्ट स्कोर। तो ये बताओ पारी अब कितनी बची 28, एवरेज कितना हो गया, वो 28 पारियों का एवरेज रह गया 38, 28 गुणा 38, अब टोटल रन कितने बनाए 1064,
मुझे बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं 30 पारियों में से 28 पारी घटा दूंगी, 30 पारियों से 28 पारी, दो पारी बचेंगी, कौन कौन सी पारी बचेंगी, हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 136। इन दोनों का सम तुम्हें पता है और इन दोनों का अंतर भी पता है, हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना है 100 है। अगर आपसे वो पूछता हाईएस्ट सबसे ज्यादा रन किस पारी में बनाए थे, कितने बनाए थे, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो का भाग देते, आंसर आता आपका 118 है। तो हम कह देंगे हाईएस्ट रन कितने बनाए थे उसने 118। अगर उसने लोएस्ट पूछता तब दोनों को घटाते और दो का भाग देते, तो सबसे लोएस्ट रन किस पारी में बनाए थे, जिसमें भी बनाए होंगे, कितने रन बनाए थे, 18 रन इसने बनाए थे। तो आंसर कितना आएगा 18। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, सवाल को पढ़िए आप, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पहले नंबर तो सवाल को पढ़ लेंगे आप जब सवाल को कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग एक और बात बताऊं, ये सवाल भी मैंने यूपीपी के इस साल का सवाल था, बहुत टॉपर सवाल रहा था आपका, बहुत जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन आपका रहा है। इसकी लैंग्वेज आप पढ़िए, पहले जो बोल रहा है उसकी बात पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसे समझ पाएंगे क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, तो भाई सुनिए, मेरा बात सुनने की कोशिश करना। हाँ भाई, कि भैया सुनो क्या कहना चाह रहा है, एक बात देखना। मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी का मैनेजर है, एक विशेष घटक कोई भी आर्टिकल बनाया जिसके कितने टुकड़े बनाए थे, 2000 टुकड़े, और वो कह रहा है कि हमें क्लियर है हम कितने के भाव से बेचेंगे। ये तो क्लियर वचन दे चुका है कंपनी में, 50 रुपए के भाव से बेचने का बात कर रखा है। और अच्छा, वो ये भी सोच के चल रहा है भाई 2000 आर्टिकल हमने वस्तु बनाई है, उनमें से 5% वस्तु तो खराब भी होंगी, ये भी क्लियर है, उसे पहले से क्लियर है। 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर भी वो बंदा कितना कमा लेगा, 25% का लाभ कमा लेगा। इतना सोच के चल रहा है भाई, एक बिजनेसमैन सोच के चलता है आगे की कहानी कि भैया मैं 2000 टुकड़े बना रहा हूं, 2000 कोई आर्टिकल बनाया, 2000 पेन बनाए, 2000 पेन बनाए, तो 2000 आर्टिकल बनाए, मान लो 2000 हमने पेन बनाए, और भैया वो सोच के चल रहा है कि 5% तो खराब हो ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसे पता है 2000 में से 5% का मतलब होता है, 2000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा, 100 पेन उसके खराब हो जाएंगे। लेकिन वो पहले से क्लियर है कि हर पेन को बेचेगा कितने में, 50 का। तो भैया 100 पेन खराब हो गए, ऐसे मौजवानी किया करो कुछ चीजों को, 100 पेन खराब हो गए तो पेन बेचेगा कितना मार्केट में जाके, 1900, और उसने पहले ही कर रखा हर पेन में कितने का बेचूंगा, 50 का। 1900 गुणा 50 कितने में पेन बेच के आएगा, 95,000 में टोटल पेन बेच देगा। वो सोच के बैठा था कि मुझे 25% का लाभ होगा। इसका मीनिंग जानता है, 25% का लाभ होगा। एक बात बताओ, उस बंदे ने, ये क्लियर है, 2000 टुकड़े थे, 5% खराब हो गए, 100 टुकड़े तो खराब हो गए। अब टोटल उसने जो बेचे, टोटल उसने बेचे कितने बेचे पता है आपको, वो सोच के बैठा था कि 100 खराब हो जाएंगे तो 1900 बेच दूंगा, और बेचूंगा कितने का, ये 50 का, ये क्लियर है। तो कितने के बेचूंगा पता है आपको, 95,000 के बेचूंगा, 25% का लाभ कमाऊंगा। इसका मीनिंग जानता, 25% लाभ का मतलब जानता, 25% का लाभ कमाऊंगा। इसका मतलब इसे हर जो वस्तु 4 की पड़ी थी तो इसने मार्केट में कितने की बेची है, 5 में। इसका मीनिंग ये हो रहा है इसने 5 रुपए प्राप्त किए मार्केट से, 5 नहीं प्राप्त किए, मार्केट से प्राप्त किए थे 95। कितने गुना हो गया, 19 गुना। इससे ये क्लियर हो गया जो वस्तु थी तो आपने कितना खर्चा किया होगा, उसका सीपी कितना आना चाहिए, 76,000। अरे ये क्लियर है, 1900 वस्तुओं को 50 के भाव से बेचेगा तो कितने बिकेंगे, 95,000 में बिकेंगे। वो खुद कह रहा है मैंने 25% का लाभ कमा लूंगा, मतलब उसने 4 रुपए लगाए होंगे तो मार्केट से कितने उठा लाया, 5 नहीं 95,000 लाएगा, एक का 19 गुना। तो इसका मतलब उनका क्रय मूल्य जो वस्तु बनाने में टोटल खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 76,000। अब लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। उल्टा कैसे पड़ गया, जो आर्टिकल 5% खराब होने थे तो वो गलती से कितने खराब हो गए, उसमें से 50% पेन खराब निकल गए। अब भैया 2000 में हम सोच के बैठे थे 5 खराब होंगे, 5% गलती से कितने खराब निकल गए, 50%। मतलब कितने पेन सही निकले इसमें, 1000। मतलब 2000 में से 50% खराब हो गए तो सही कितने रहे, 1000। 1000 को बेच के आया हुआ, कितने की बेच के आया हुआ, बेचेगा 50 में ही, तो पेन कितने के बिक जाएंगे तेरे बताना, 50,000 के बिकेंगे। अब बताओ व्यापार में क्या हुआ, तुझे इतना तो पता ही है, क्या पता है कि भैया पेन थे जो टोटल कितने के थे, सीपी कितना है 76,000, और बेचे कितने तूने, 50,000 के। कोई चीज 76,000 की थी, 50,000 में बेच के आओगे तो मैं लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस होगा पता है आपको, 26,000 का इसमें लॉस हुआ।
लॉस कितने का हुआ, 26,000 का लॉस होगा, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है, याद रख लेना। अब देखते हैं ये सवाल, इसे देखिए जल्दी से बताइए मुझे क्या कहना चाह रहा भाई, इसे सोचिए, है ना, कि भाई एक स्कूल में 3 विभाग थे, A1 ग्रुप, A2, B1। छात्रों की संख्या कितनी थी, 72, 96, 144। प्रत्येक क्लास में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कमरों की संख्या बढ़ाना चाहता है। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विभाग के बच्चे बैठे हों। मतलब वो ये जानना चाह रहा है, सुनिए, कि भाई ये जानना चाह रहा है कि ये बनाना चाह रहा है कि 3 क्लास थी, एक में 72 बच्चे थे, एक में 96 थे, 144 थे, बच्चे ज्यादा हो गए। उसने कहा भाई लग कमरा बनवा देते, न्यूनतम कमरे बनने चाहिए, मिनिमम कमरे बनवाने। इसका मतलब मिनिमम कमरे जब बनेंगे जब मैक्सिमम साइज के कमरे होंगे, है ना, बड़े बड़े कमरे होने चाहिए। मैक्सिमम वर्ड कहां पर यूज होता है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है 72, 96, 144, इनका एचसीएफ कितना आएगा भाई, सबको दिख रहा है किसका भाग जाता है, सब 24 का पढ़ा याद है, इसका टेबल कितने का आएगा, 24। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 72, 24 आएगा। इसका मतलब बड़े से बड़े कमरे का मतलब प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे बैठाना जरूरी है, 24। कितने कमरे बनवाए, तो बहुत आसान है, ये बताओ इस क्लास में कितने बच्चे थे, 72, एक क्लास में कितने बच्चे बैठाना चाह रहे, 24, तो कितने कमरे होंगे, 3। इस क्लास में कितने बच्चे, 96, 24 बच्चों का कमरे का रूम है तो कितने कमरे बनेंगे, 4। इसमें कितने बच्चे, 144, एक में कितने बच्चे, 24, तो कितने बनेंगे, 6। टोटल कितने कमरे बन सकते हैं, 13 कमरे बनवाने पड़ेंगे। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक। इसे देखो, विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर जाती हैं। एक दूसरे को पार करने में 74 सेकंड का टाइम लगता है, तो उनकी स्पीड का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है यार, मैं बहुत अच्छे आराम तरीके से एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, इसी से कर लेना। वो बताता क्या है, विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें चल रही, प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन आएगी उसे 54 सेकंड में पार कर जाएगी, एक ट्रेन आएगी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट को कहते हैं 1.5 मिनट, 1.5 मिनट को कहते हैं 90 सेकंड में पार कर जाती है। और वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगी, 74 सेकंड में। सबसे बेहतरीन तरीका है मिक्सचर एडिकेशन लगाओ, 1 सेकंड में सवाल टूट जाएगा। ये बताइए, ये 54 सेकंड में पार करती है, 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को पार करने में 74 सेकंड लग रहे हैं। तो भैया इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा पता है आपको, 74 में से गए तो 16 आएगा, और ये कितना आएगा, 20 आएगा। इससे ये पता चला इनकी स्पीड का रेशियो जो आएगा, वो इनकी स्पीड का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 4:5 आएगा। बहुत जबरदस्त तरीका है ये, जब भी एक दूसरे को पार करती है ना, इसे लगाइए, सेकंड में सवाल तोड़ के देगा, 4:5, याद रखना। अगला सवाल, फिगर दिख रहा है, इस एंगल का मान कितना आएगा, याद है, दिख रहा है आपको पता, आपके बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मेंसुरेशन, बेसिक आपकी कोऑर्डिनेट, सब कुछ दिया है भैया उसने, बेसिक एडवांस भी सब है। एक कोऑर्डिनेट का सवाल है, 2017 में पूछा गया सवाल है यूपीएसआई में, ठीक है। ये सवाल मैंने अपने पास से नहीं बनाए, मैंने मैक्सिमम आपको ये भी बता रहा हूँ, ये बताना ये चाह रहा हूँ, इन सवालों को कराने के पीछे रीजन ये है कि आ चुके हैं। मैं ज्योमेट्री का सवाल इसलिए डाला कि बच्चों को पता हो कि ज्योमेट्री आती है, आपको बताना चाहिए 2017 में पूछा गया सवाल है, याद रखना, ठीक है। क्या कह रहा है आपको पता होना चाहिए, ये 2 पैरेलल लाइन है, जैसे जब 2 पैरेलल लाइन होती है कोई तीसरी रेखा खींची जाती है, आपको पता होना चाहिए इनकी इंटीरियर कोणों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है भैया, 180 डिग्री। ये वाला कोण कितने का है, x + y का है, ये वाला भी कोण कितना है, y + x बोल दो। इन दोनों कोणों का सम कितना है, 180 है। 2x + 2y का मान कितना आएगा, 180 है। x + y का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। आपसे ये बताओ x + y का मान कितना है, 90। ये पता चल चुका है x और y इन दोनों का सम 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये कितना बचेगा, ये कह देंगे ये भी कितना बचा होगा, 90 ही तो बचा होगा। यही आपसे जानना चाह रहा है, यही आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो भैया एक बात जान लेना, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, अरे यार
ये दो समांतर रेखाएं होती हैं ना, उनके बीच में ये आसन्न कोण जो बनते एडजेसेंट एंगल कहते हैं, इनका कोण हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसका और इसका सम, ये x प्लस वाई है, ये y प्लस एक्स है, इनका सम 180, x प्लस वाई का मान 90। इन त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 90 है, तो तीसरा कोण अपने आप कितने का बचा हुआ 90, यही उसने पूछा था। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पे 20% सीधा डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 30% का लाभ कमाता है, एमआरपी पर कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। एक रेल्ट पढ़ा हुआ आपने 100 माइनस डिस्काउंट, ये रेल्ट पढ़ा है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट आपका एमआरपी होता है। ये लाइन तो याद होनी चाहिए है। ये बताओ कितने, ये सीपी और एमआरपी के बीच का रेल्ट है, 20% डिस्काउंट देता है, 100 में से डिस्काउंट 20 दिया तो सीपी कितना हो गया 80, 30% प्रॉफिट जोड़ दे, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी। ये क्लियर है। यहां सीपी कितना होगा 8:13, इसका मतलब क्लियर है। सीपी एमआरपी कितना बढ़ा दिया, 8 से 13 करने का मतलब कितना बढ़ाया होगा हमने 5, किससे बढ़ाया 8 से इंटू 100, और 5/8 की वैल्यू तो आपको याद है कितनी होती है 62.5% होती है, 62.5, क्योंकि 1/8 की वैल्यू 12.5 है तो 5/8 की वैल्यू 62.5%। एमआरपी को 62.5% बढ़ाया गया। नेक्स्ट सवाल भाई देखो, सवाल पढ़िए पहले तो। जिसने, एक बंदा है, उस अनुपात को ज्ञात करना है। एक वस्तु को 192 रुपए प्रति केजी वाली मिश्रण की है, एक कितने की है 150 रुपए प्रति केजी वाली मिश्रण की है। उन दोनों को मिक्स किया और 194.40 में बेचा और 20% का लाभ हो गया। तो बताइए उन्हें किस रेशियो में मिलाया था। जब भी मिलाने वाले सवाल आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा मिक्सचर एलिगेशन लगना है। पहले वाले की रेट कितनी थी भाई, देखना भाई कितनी थी 192 रुपए पर केजी, दूसरे वाले की रेट कितनी थी 150 रुपए पर केजी। लेकिन इसे 20% का मुनाफा होने का मतलब जानता है 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए कमाया। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन की एक कंडीशन होती है, मिक्सचर एलिगेशन सेम यूनिट पे चलता है। 192 का सीपी था, 192 के भाव से लाया, 150 के भाव से लाया, ये सीपी है, तो बीच वाला भी क्या आना चाहिए आपका, ये सीपी आना चाहिए। अब इससे पता चल रहा है 5 की चीज थी 1 रुपए लाभ कमाया, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 1 रुपए कमाएगा 6 में नहीं बेची, वो खुद कह रहा है कितने में बेची पता आपको 194.40, कितना आएगा 32.4, इसे गुणा करेंगे 32.4 को करेंगे तो ये बताइए कितना आएगा 162। कंबाइंड सीपी कितना आया 162 आया। मिक्सचर एलिगेशन की एक पहली कंडीशन यही होती है सेम यूनिट में लगता है। ये 12 आएगा, ये 30 आएगा। अब बताओ इनके रेशियो कितना है 2:5 आया। इनको किस अनुपात में मिलाया होगा 2:5। जो बच्चा मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा होगा वो समझ पा रहा होगा क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन कंडीशन होती है सेम यूनिट। ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये इतने बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को पहले सीपी में कन्वर्ट किया, कंबाइंड सीपी कितना है 162। जब आप लगाओगे तो आंसर आएगा 2:5 में बेचा। अगला सवाल, माध्यिका स्टैटिक्स में आपको पता होना चाहिए मीन होता है, मीडियन होती है और मोड होता है। बहुत जबरदस्त पार्ट है मीडियन स्टैटिक्स वाला। अब माध्यिका जानते क्या होती है, बीच वाली कितने टर्म है, पहले तो आप टर्म काउंट कर लो कितने टर्म है भैया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब पहले नंबर तो इन्हें क्या लिख रहा है, मीन के लिए आपको माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। सबसे छोटा कौन होगा ये बताओ पहले तो, सबसे छोटा होगा भैया -3, फिर क्या आएगा -3, फिर क्या आएगा बताना भाई इसमें -1, फिर आएगा 0, फिर कौन कौन आएगा, फिर एक नहीं यार 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है भैया। अब कौन कौन आएगा भाई इसमें 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, फिर कौन कौन आएगा 6 6 6। टोटल टर्म कितने होंगे काउंट कर लेना। करेंगे आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैसे रहेगी भाई, कौन सा छूट गया -3 -1, बहुत बढ़िया। फिर आएगा 0 भी आ गया, बहुत बढ़िया। 0 के बाद लिख दिया आपने 2 भी लिख दिया, ठीक है। 5 भी कितनी बार, 5 है 4 बार, 1 और 5 बड़ा भाई, ठीक है। अब माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है आपको पता 14। अब माध्यिका क्या होती है, वैसे बीच वाली होती है। सबसे बढ़िया तरीका मैं इसे यूज करता हूं, देखो 6 टर्म इधर हटा दे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म इधर घटा दे, 6 टर्म इधर घटा दे, बीच में कौन कौन बचा 2 और 5, इन दोनों को जोड़ दे, 2 का भाग दे देना,
तो माध्यिका कितनी आएगी, 3.5 आएगी। अब माध्यिका क्या आएगी, 3.5 आएगी। कई बार बच्चे ऐसे करेंगे, पहले मीडियन निकालने के लिए, मीडियन जब इवन टर्म होते हैं तो पहले निकालेंगे n/2वां टर्म निकालेंगे। तो तू कहेगा कितने टर्म है, 14। 14 में 2 का भाग देगा, कौन सा टर्म चाहिए तेरे को, 7वां। 7वां तेरे सामने कौन आ रहा है, देख तो रहा है कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर कहेंगे तुझसे n+1/2 + 1वां टर्म और ढूंढ ले। तो 14 में 2 का भाग देंगे +1, तो इसका कौन सा टर्म चाहिए तेरे को, 8वां। 8वां कौन आएगा, 5वां। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते, वही तो हमने किया, और क्या किया, 3.5 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। एक सवाल है 47 नंबर। ए राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु पर एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ रही है। जब वे मिली है, राधा की गति आधी हो गई है, रानी की गति दुगनी हो गई है। कितने समय बाद वह तीसरी बार मिलेंगी, ये जानना चाह रहा है। सवाल समझ लेना भाई, 2 लोग हैं, राधा और रानी। राधा एक जो वृत्ताकार सर्कल है आपका, ये वृत्ताकार कोई सर्कल था, ये वृत्ताकार सर्कल भी कितने का पता है आपको, 800 मीटर का है। ये दोनों राधा और रानी, ये दोनों विपरीत में, राधा इधर से आ रही हो तो रानी इधर से, मतलब अपोजिट में। ठीक है, अच्छा आपको पता होनी चाहिए, इनकी स्पीड पता होनी चाहिए। राधा की स्पीड कितनी है भैया, पहली बार में 8, और रानी की कितनी है, 2 है। तो मुझे बताओ, राधा की जो स्पीड है वो है 8 मीटर पर सेकेंड है, और रानी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई आपसे कहे कि ये पहली बार कब मिलेंगी, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग कब हुई पता है, ये वृत्ताकार मैदान कितने का, 800 का है। वृत्ताकार मैदान है, अपोजिट में चल रही है, तो स्पीडें क्या हो जाएंगी, इनकी जुड़ेंगी। ये 8 की है, 2 की, तो आप कहोगे तो 8 + 2 इतनी स्पीड से कितनी देर बाद पहली बार मुलाकात हुई होगी। पहली बार जो मुलाकात हुई होगी तो कितने सेकंड के बाद हुई है, 80 सेकंड बाद। अच्छा, सेकंड मीटिंग कब हुई होगी, वृत्ताकार मैदान कितने का, 800 का। जब मीटिंग होगी ना, जब सेकंड मीटिंग होगी, तो याद रखना इस राधा की स्पीड आधी हो जाएगी, 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। इसकी स्पीड डबल हो गई होगी, 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। तो भैया दूसरी मीटिंग होने के लिए कितना टाइम लगा होगा पता है, 100 सेकंड। तीसरी मीटिंग की बात आना भाई, दूरी तो भैया 800 मीटर, इसकी स्पीड पहले आधी हुई, फिर आधी हो जाएगी 2, इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब भैया तीसरी मीटिंग कितनी देर बाद हुई है, 80 सेकंड बाद 80 सेकंड के बाद हुई है। तो बताइए 3 चक्कर ना, जब तीसरी बार मुलाकात हुई तो कितना टाइम लग चुका था, टोटल जोड़ दे यार, 80 और 100, 180, 260 सेकंड के बाद तीसरी जब मीटिंग हुई होगी, तो तीसरी बार मुलाकात जब की होगी तो कितना टाइम लगा होगा, 260 सेकंड लगा होगा। यही वो आपसे जानना चाह रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया 3 बार मिलेंगे तो टोटल कितना टाइम मिला, 160। क्योंकि आप समझ पाएंगे भाई, पहली बार मिलेंगे 800 मीटर की दूरी है, एक 8 से 2 से अपोजिट में, तो कितना टाइम लगेगा, 80 सेकंड। दोबारा में मान लो 800 मीटर की दूरी है, उसकी स्पीड आधी हो जाएगी, इसकी स्पीड 4 हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कितना टाइम लगेगा, 100। दूरी तो वही है, अब इसकी स्पीड फिर आधी हो गई, इसकी दुगनी हो गई, तो फिर टाइम कितना लगा, 80। टोटल कितना टाइम लगा, 3 बार मिलने पर 260 सेकंड। ठीक है भाई, यही सवाल आपसे पूछा था। सवाल है भाई आपका 148 नंबर। सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है, इधर देखिए। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान किया गया, कुल राशि 6000 रुपए थी ना। इसमें एक लाइन मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान किया गया, कुल राशि कितनी थी, 3000। एक लाइन मिसिंग है स्टार्टिंग में। यहाँ पर लाइन मिसिंग क्या है, 1 हफ्ते में 6 दिन काम किया गया। कितने दिन काम किया गया, 6 दिन। ये लाइन मिसिंग है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें एक लाइन मिसिंग है। ये कह रहा है ना 2 हफ्ते में कितना, 2 हफ्ते काम किया गया, 1 हफ्ते कितनी राशि मिली, 3000। 1 हफ्ते कितनी राशि मिली, 3000, 60 रुपए। लेकिन पूरे हफ्ते काम नहीं करते, पूरे हफ्ते में कितने दिन काम किया, 6 दिन का। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 6 दिन की राशि कितनी है इनकी, 3000, और ये 6 दिन की राशि कितनी है, 3000, 60 रुपए। तो मुझे बताओ पहले हफ्ते में पहले ग्रुप में 10 आदमी 8 महिला थी, 10 मैन 8 वोमेन, ये 3000 रुपए कमाए, और कितने दिन का काम था, 6 दिन का। तो 6 का भाग दे दे तो 1 दिन का काम आ जाएगा, कितना आएगा, 1 दिन में कितने कमाए, 500। ये बताओ दूसरे ग्रुप में 12 आदमी थे, 6 महिलाएं थी, ये 6 दिन का काम है भाई, 6 का भाग देगा तो कितना आएगा, 510 आएगा। ठीक है भाई, अब सॉल्व क्या करना चाह रहा है, बताओ कि भाई प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कितना कमाते हैं। एक तरीका तो ऑप्शन होता है भाई, इसका क्या होता है बेटा, मैंने बताया एक लाइन मिसिंग है, यहाँ लिखना था। एक ये लाइन कट हो गई, पीडीएफ मैंने
ऐड करवा दिया। वैसे वो एक हफ्ते में केवल 6 दिन ही काम किया गया, मतलब 6 दिन में कितने कमाए 3000, तो एक दिन में 500, एक दिन में इसका भी 6 का भाग दिया 510। अब एक तरीका तो एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, एम और डब्ल्यू इनकी वैल्यू निकाल लो। एक बच्चा ऑप्शन से भी रख लेता है, जैसे 30 रख लूंगा, एम का मान 30 रखूंगा तो 300, 25 रखूंगा तो 25 200, 500 हो रहा है। 30 रख दूंगा यहाँ पर 360, 25 रखूंगा तो 150, ये हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया। नहीं तो किसी एक को इक्वल कर लो, एम को या डब्ल्यू को, इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। कौन अधिक लेता है? 4 घंटे अधिक लेता है सलमान से। मतलब 60 किलोमीटर की दूरी आमिर चलता है, वही 60 किलोमीटर की दूरी सलमान चलता है। तो आमिर, तो इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 4 घंटे का। अगर आमिर अपनी स्पीड को दोगुना कर दे, सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा सलमान से। आमिर ने अपनी स्पीड, वही दूरी है, स्पीड डबल कर दे, एक ही जगह पर कितनी स्पीड हो गई 2a, वही दूरी 60, सलमान से 2 घंटे का अंतर है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आप जानते ही इक्वेशनों को क्या कर ले, जोड़ दे। जोड़ेगा क्या करेगा? घटा दे ना, घटाएगा, एक में से 2 घटाएगा। क्यों? ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी घटाएगा तो घटाएगा तो ये माइनस का आएगा साइन, ये माइनस का आएगा और ये माइनस का आएगा। तो ये बताओ पहली वाली लाइन क्या आएगी? बता आपको 60 ही आएगा। 2 का भाग दे देगा, कितना आएगा? 30 ही आएगा। सलमान, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 आएगा। सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? 30/a आएगा, 2 आएगा। एक ही स्पीड पता चलेगी, ए माने आमिर खान की स्पीड कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर होगी। पूछा किसका भाई? आमिर की पूछा है। आंसर कैसे गलत कर गई भाई? गलती कहाँ हो रही है? 60 किलोमीटर दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, सलमान से। अगर आमिर अपनी स्पीड को दुगुना कर देता, वो सलमान से 2 घंटे कम। अच्छा, सलमान से 2 घंटे कम लेगा। इसका मतलब टाइम किसने ज्यादा लिया? वो सलमान ने। उल्टा लिख दिया, सलमान ने टाइम ज्यादा लिया होगा। कोई बात नहीं, सलमान ने टाइम ज्यादा लिया होगा। यहां पर क्या आना जरूरी है? सलमान से 2 घंटे कम। तो यहां ये 60 किलोमीटर सलमान ने, अगर आमिर की स्पीड डबल कर दी जाए, अब इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। ऐसे सवाल में सबसे बढ़िया क्या कर भैया, एक बार दोनों को क्या कर ले, जोड़ दे। जोड़ देगा क्योंकि इसमें सलमान कैंसिल हो जाएगा ना, सलमान कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों? माइनस का है प्लस का है, यहां से खाली क्या आया? 60 ही आया। माइनस 2 का भाग देगा तो कितना आएगा? 30 ही आएगा। और जोड़ देगा तो 2 और 4 6 आएगा। ये कितना आएगा भाई? 30 ही आएगा। ये कितना आएगा? 6 से कितनी बार गया? 5 बार। आमिर की स्पीड कितनी थी यही जानना चाह रहा है। आंसर कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। आंसर कितनी है? 5 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल है बेटा 150 नंबर। 0.9, 0.48, 0.525 का एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ क्या जानता है? एचसीएफ क्या होता है? जब भी डेसिमल वाली संख्या आ जाती है, उनका एचसीएफ लेना है तो पहले तो उन्हें नॉर्मल भिन्न के तौर पर बना। 0.9 है तो 9/10, 0.48 है 48/100, 0.25 है तो 525, नीचे 3 छोड़ के तो 3। आपको पता होना चाहिए भिन्नों का जब भी एलसीएम लेते हैं ना आप, पहले इन्हें नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये तो 9/10 ही रहेगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। हाँ, ये चेंज हो सकता है। अभी 4 का भाग दे, इसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। 4 का भाग देगा तो 12 और नीचे क्या आएगा? 25 आएगा। 25 का भाग देगा तो यार ये आएगा भाई आपका 21 आएगा, ऊपर 40 आएगा। और जब भी भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ लिया जा रहेगा, ऊपर वालों का एचसीएफ ले, नीचे वालों का क्या लेना? एलसीएम। एक बात ध्यान रखना, जब भी डेसिमल संख्याओं का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, पहले तो उन्हें नॉर्मल भिन्न में बनाना। इससे कुछ कह नहीं सकते, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 का भाग देने पर कट कर दिया, 25 का भाग दे, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, उन्हें सवाल गलत भी हो सकता है। अब आपको एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। 9, 12, 21 में किसका भाग जाता है मुझे बताएंगे आप लोग? 9, 12, 21 में सब में भाग जाता है 3 का। 10, 25, 40 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है? 10, 25, 40 का आएगा भाई आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 200 आएगा। 3/200 आया और 3/200 इसका आंसर आएगा। यही आपसे जानना चाह रहा था। बताइए इनका एचसीएफ कितना है? 3/200 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। बच्चा गलती कर देता, सिंप्लीफाई नहीं करेगा तो भी गलत हो सकता है। और डेसिमल का डायरेक्ट नहीं लेना, उन्हें पहले भिन्न में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है भैया, अगला सवाल, ये बहुत बड़ी सवाल है। मैकेनिकल शब्द के अक्षरों में कितने 5 अक्षरों के एक साथ बन सकते हैं और शब्द हमेशा एक व्यंजन से शुरू हो? पहले ये बता टोटल कितने बन सकते हैं?
टोटल कितने बन सकते हैं भाई ये बताओ, टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भैया, है ना, 10 है। और भैया कितने अक्षर बनाने हैं, 10p+5, ये क्या बनेंगे 10p5, ठीक है भाई। भाई 10 में से हमें जो लेने वो कितने लेने बेटा, 5 ही लेने, एक लिए 10 में से कितने लेने, 5 लेने, 5 का, अच्छा कोई भी हो, अभी कोई कंडीशन नहीं, हमें सोचते हैं टोटल कितने बनेंगे, 10 में से 5 बनेंगे, 10p5। आपको ये पता है जो रिपीट होते हैं उनको लिखते हैं, रिपीट कौन हो रहा है इसमें देख ले, m हो रहा है नहीं हो रहा है, e हो रहा है नहीं हो रहा है, c हो रहा है 2 बार तो फैक्टोरियल 2, h हो रहा है नहीं हो रहा है, a हो रहा है, a हो रहा है 2 बार तो नीचे 2। आप इसे a भी जानते हुए np2 का फॉर्मूला जानते हैं, npr का क्या होता है पता आपको, फैक्टोरियल n जानते कि नहीं जानते, अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, बेसिकली बातें आपको पता ही होगा, आप इतना तो पता ही होगा। इसे कैसे खोलेंगे आप जानते, इसे कर लो, ये कितनी बार है 5 तक खोल दे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, क्योंकि नीचे ऊपर भी फैक्टोरियल 5 आएगा भाई, ये क्या फॉर्मूला ब्रेक करेगा तो फैक्टोरियल 10 आएगा, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा, अब 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 10 9 8 7 6, इतना तो जानता ही होगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 का मान होता है ये भी 2 ये भी 2, अब मुझे बताइए 2 गुणा 2 4, 4 से कितनी बार गया पता है, 2 बार गया, अब कितना आएगा भाई 18, और 6 गुणा 7 42, 42 गुणा 2 कितना आता है 84, 84 में 9 का गुणा कर दो 36, 75 75, कुल मिलाकर के मैकेनिकल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं, 7560 बन सकते हैं, तो ये तो टोटल बन सकते हैं। लेकिन उसने हमसे पूछा किसके बारे में, 2 तरह के वर्ड होते हैं ना, स्वर एंड व्यंजन, व्यंजन की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा जिस बच्चे ने परमुटेशन पढ़ा होगा वो समझ पाएगा, हम डायरेक्ट व्यंजन पर नहीं जाएंगे। ये बताओ हमें ऐसे वर्ड बताओ जो स्वर से स्टार्टिंग होते, ऐसे वर्ड बताओ जो स्वर से स्टार्टिंग होते। इसमें आपने स्वर देखे कितने बने, स्वर कितने, ई है, ए है, आई है, ए है, कितने स्वर है हमारे पास, 4 स्वर है, ठीक है। हमने सोचा, हमने एक बात बताई आपको, ऐसे शब्द ढूंढो जिनकी शुरुआत किससे हो, वोवेल से हो, और ऐसे बताओ कितने वर्ड है, ये 5 है ना, 1 2 3 4, क्यों टोटल वर्ड कितने कनेक्ट करने, हमें 5 करने। मैंने अगर मान लिया पहला वर्ड अगर वोवेल्स होगा तो इसका मतलब हमें ये बताइए टोटल कितने वर्ड थे आपके पास, ये बताओ टोटल कितने, अरे कोई भी वोवेल्स हमने रख लिए यहाँ पर, टोटल कितने हमारे पास है 10, 10 में से 1 ले लिया तो अभी हमारे पास कितने बचे 9, 1 तो हमने फिक्स कर दिया है, तो हमें कितने लेने पड़ेंगे पीछे, 1 ले लिया, 5 लेने तो 4 रह गए। तो हम कह देंगे अब एक बात क्लियर है कि भैया हमें एक बताओ, एक वोवेल्स हमने फिक्स कर दिया कोई भी, हमारे पास टोटल कितने 10, 1 तो हमने फिक्स कर दिया, बचे कितने हमारे पास बचे 9, कितने बचे भैया 9 बचे, और 9 बचे हैं उनमें से कितने उठाने हमें 4, क्यों 1 तो फिक्स हो गया, 9 में से 4 सिलेक्ट करने। और ये भी पता है अरे भैया कि हमारे पास टोटल वोवेल्स है कितने, कितने वोवेल्स हमारे पास पता है आपको, कितने वोवेल्स हैं आपको पता है, 4 वोवेल्स हैं, तो कितने तरीके आ सकते हैं इनके, फैक्टोरियल 4, मैं कह सकता हूं फैक्टोरियल 4 का मान आता है 24। 9p4 का मतलब जानता है, तू लिख सकता है 9 गुणा 8 गुणा 7, क्योंकि आपको पता है ये 9 तो ठीक है, 9 में से 4 गए तो कितना आएगा 5, तो 9 8 7 6 तक ही ब्रेक कर, इसे सॉल्व करने बैठेगा तो मुझे बताएगा 24 तो ठीक है, ये कितना आएगा भाई 72 गुणा 7, तो ये 72 गुणा 7 आप करने बैठेंगे 7 आएगा, 72 सॉरी आप इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, इसे करेंगे आप, मुझे बताइए कितना आएगा भाई 72 होगा, 72 में 7 का गुणा करेगा तो कितना आता है, 7 दूनी 14 49 1 50, 6 का गुणा और कर ले तो 6 का गुणा और करने बैठेगा तो ये आएगा 30 24, कितना आएगा 30 24, 24 का ही गुणा करना है ना, सही है ना ये, एक सेकेंड मुझे दोबारा देखने देना, फैक्टोरियल 9 है ये भाई, इसका मतलब ये है, ये तो टोटल समझ में आ रहा है, पहले नंबर तो ये बताओ, इसे भी समझाते हैं। 10 में से कितने सिलेक्ट करने थे 5, तो भाई टोटल 10 में से 5 सिलेक्ट करने थे, और ये पता है ये जो रिपीट होते हैं उनको ले लेते हैं, आंसर ये आ जाता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं वोवेल्स है, अब इसमें आ रहा है चैन वाली बात आ रही, चैन वाली बात आ रही, पी नहीं आता है उस जगह पर, उस कंडीशन में क्या आता है बेटा आपका सी आता है, क्या आता है बेटा आपका सी आएगा, 9C4। ये तो क्लियर है, हमने वो वर्ड चुने, डायरेक्ट व्यंजन पे नहीं गए, हमने वो वर्ड चुने जो स्वर से स्टार्टिंग है। मान लो एक वोवेल्स हमने स्टार्ट कर दिया, फिक्स कर दिया,
अब यहाँ पे कितने लेने, 5 है ना टोटल, तो 9 में से कितने सिलेक्ट करने आपको, 4 सिलेक्ट करने, 9C4 होगा। और सी इसको जानते हैं 9CR को क्या लिखते हैं, NCR को फैक्टोरियल n कहते हैं, फैक्टोरियल r होता है मल्टीप्लाई n माइनस r होता है, ये फॉर्मूला होता है पूरा। मुझे बताइए इसका मतलब ये है, चलो 24 बाद में गुणा करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो बता रहा 9CR को 4 करेंगे, आप बताओ इसको ब्रेक करेंगे किसको करेंगे, 9CR, तो फैक्टर इसको करेंगे n, 9 में से 4 गए तो 9 4 आएगा, 9 में से 4 गए तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसे ब्रेक करने बैठेंगे तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल 5 भी लिखा है, फैक्टोरियल 4 भी लिखा है। अब तुझे ये भी पता है फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, 4 का मान कितना होता है तुझे ये भी पता है 24, 8 से कितनी बार गया 3 बार, 3 से कितनी बार गया ये 3 बार, 3 गुणा 7 कितना आएगा 21, 21 गुणा 6 कितना आएगा पता है, 21 गुणा 6 आएगा भैया 126। तो हम ये कह देंगे 9 में से 9 में से 4 को करने का मतलब है 126 आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 24 तरीके से। सॉल्व करने बैठेगा ये आएगा 144 आएगा, और 24 नहीं 48 आएगा, 14 जोड़ देगा तो 62 आएगा, 24 और 16 कितना होता है, ये 40 आएगा। दोबारा गुणा करके देख लीजिए, ये आएगा 26 गुणा 24 आएगा 224, 24 और 2 कितना आएगा, सॉरी इसका गुणा में करने बैठूंगा, दोबारा गुणा करते हैं इसका, मैंने ये कहा भाई इसका गुणा करने बैठेंगे, ये आएगा 144, ठीक है, 24 नहीं 48, 48 और 14 कितना होता है पता है आपको, 48 62 आता है, 2 आएगा, 24 और 6 कितना आएगा, 30 आएगा। अब ये पता चल चुका है तुझे, क्या पता चल चुका है, टोटल कितने थे ये आ गए, और वोवेल से स्टार्ट होने वाले ये आ गए। तो अब आपको पूछा गया क्या, कॉन्सोनेंट माने स्वर वाले, तो टोटल में से ये वोवेल्स वाले घटा देगा 3024, तो आंसर जो आना चाहिए 36 और ये आना चाहिए 45, 45 36 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन होगा ए। दोबारा सुन लीजिए, वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला दोबारा समझा देता हूं कि टोटल वर्ड कितने थे हमारे पास 10, 10 में से कितने हमें लेने भाई, कोई भी ले लो ना, कोई फिक्स तो है नहीं, कोई भी ले लेंगे, तो 10 में से 5 कोई भी लेना है, कोई क्रम तो सोचना ही नहीं है, 10 में से 5 सिलेक्ट करने। कितने तरीके हो सकते हैं, 10P5, कोई कंडीशन लगाई नहीं 10P5, लेकिन जो 2 बार रिपीट होते हैं, जो भी रिपीट होते हैं उन्हें नीचे लिखते हैं। इससे पता चल गया मैकेनिकल वर्ड से 7560 वर्ड बन सकते हैं, जिनमें कितने वर्ड होंगे, 5 होंगे, ठीक है भैया। अब लेकिन जब कंडीशन लगा देता है ना, जब कंडीशन की बात आती है वहां परम्यूटेशन ना होकर कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने बताया वो वर्ड स्टार्ट करने जो वोवेल से स्टार्टिंग हो। तो ये बता टोटल वोवेल्स कितने, 4, तो 4 वर्ड वोवेल्स को कितने तरीके से घुमाया जा सकता है, फैक्टोरियल 4, भाई 4 ही तो वोवेल है, ई ए आई ए, ठीक है, 4 फैक्टोरियल द्वारा। अब बताओ कितने बचे, अभी मान लो मैंने एक फिक्स कर लिया, अभी एक फिक्स कर लिया है, तो अभी कितने बचे, 10 में से एक गया तो कितने बचे, 9 बचे। उनमें से कितने का चयन करना है, 4 का चयन करना है, 9C4। अब तू जानता है NCR का फॉर्मूला भी जानता है, इसको ट्रेक किया तो कितना है, 3 है 24। हमें पता है एक के लिए इतना होता है, लेकिन 4 फैक्टोरियल है, क्यों 4 वोवेल है तो 4 फैक्टोरियल होगा, 3024 आया। टोटल में से अगर आपने वोवेल्स वाले घटा दिए तो किसका आ जाएगा, कॉन्सोनेंट वाला आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखना भाई, ये सीरीज है, सीरीज बोल रहे DI है आपके सामने। ये कोई डाटा दे रखा है 2010-11 में 4-5 कंपनियां, सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी, माइक्रोमैक्स, 2010 में ऐसे ऐसे मोबाइल खरीदे गए, 11-12 में ये खरीदे गए, 12-13 में ये खरीदे गए। वो जानना चाह रहा है मिलियन में, वो जानना चाह रहा है 2012-13 में बेचे गए, उनका एवरेज क्या था, 12-13 का एवरेज, सबको जोड़ ले भाई, ये कितना आएगा, 5 10 10 15 आएगा, ठीक है। एवरेज है तो 8 10 18, 18 6 24, 24 7 31, 8 39 आएगा। तो भैया 5 साल की बात कर रहा है, 5 का भाग दे दे, तो आंसर आएगा 35 4 9, तो भैया 4 9 मतलब होता है 49। एवरेज कितना आएगा, 79 इसका आंसर आएगा, समझ गया भाई। 2012-13 का टोटल जोड़ लिया आपने और 5 का भाग दे दिया, आंसर कितना आएगा, 79। अगला सवाल वो ये कह रहा है कितनी कंपनियों में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई है। वृद्धि या कमी ये बताओ, 18 मोबाइल थे 36 हो गए, तो कितना बढ़ा है पता है आपको, 18 बढ़ गए, कितने पे बढ़े, 18 पे बढ़ गए।
तो कॉमन सेंस वाली बात है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी? पहली बार 100% की वृद्धि हुई होगी। अब बताओ इसमें क्या है, 108 से 81 हो गए। 27 का टेबल जानता 4 बार, 27 का टेबल जानता 3 बार, 4 से 3 होने का मतलब कितनी कमी है? 1/4 की, तो 25% की कमी हो गई। 24 से 32, 3 से 4 हो गया, 3 से 4 दिख रहा है ना, कितना बढ़ जाएगा? 33% हो जाएगा। 3 से 4 का मतलब 1 बढ़ना, 3 पे 33 सही, 1/3% बढ़ना। इसके अलावा देखना 28 से 32, 14 का टेबल जानता है 2 से 3, 2 से 3 का मतलब 1 बढ़ गया 2 पर, तो कितना परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया। ठीक है। 34 17, 2 से कितना हो गया? 1 हो गया, कितनी कमी हो गई? 1 की, 2 पे 50। तो ऐसी कंपनी कितनी थी जो 50% या 50% से कम या वृद्धि है? तो दिख रहा है यहाँ 100% की वृद्धि हुई, यहाँ पे भी 50% की वृद्धि हुई, या 50% कमी हुई। तो 3 कंपनियां ऐसी थी जो 50% की कमी या वृद्धि वाली थी। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। टेबल को आप देखेंगे, पीछे भी टेबल देख लेंगे, समझ में आएगा। तो ये कितनी वृद्धि कमी हो रही है? हमें 50% वाली चाहिए थी। ऐसी कितनी कंपनी मिली आपकी? 3 कंपनी मिली। एक बैग में 7 रेड बॉल हैं और 3 कैसी है बेटा? नीली बॉल है। बिना प्रतिस्थापन के थैली में से एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जाती हैं। एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जाती हैं। हाँ तो भैया 7 बॉल है, एक में 3 है। अब इनमें बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद 2 गेंदें निकाली गई, कितनी संभावना बन सकती है? पहले बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है वो, ये बताओ मुझे। बताओ 10 में से टोटल कितनी गेंद हो गई? 7 और 3। 10 में से अगर टोटल की बात करी जाए, हम कह देंगे 10 में से कितनी गेंद निकालनी है? उसे 2 चुनाव करना है। 10 में से 2 गेंदों का चुनाव करना है। अब वो कह रहे अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो रेड कितनी है आपके पास? 7, उनमें से एक रेड निकलनी चाहिए, और एक ब्लू कितनी है? 3, उनमें से एक ब्लू निकलनी चाहिए। टोटल ये हो गई, पॉसिबिलिटी इतनी हो गई। अब आपको पता होना चाहिए इसका मान कैसे निकालते पता? 7 गुणा 3 आएगा। इसका मान कैसे निकालते पता आपको? 10 गुणा 9/2 कितना आएगा? 45 आएगा। तो 3 से 15 आएगा, 7/15 इसका आंसर आना चाहिए। आंसर क्या होगा? 7/15। ये बातें पता होनी चाहिए ना। एनसीआर कितना होता है आपका? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। कुछ बातें और भी पता होनी चाहिए। अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए, जैसे आपको लिख दिया है 10C या 10C1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 10 ही होगी। मतलब में NC1 लिखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा n ही होती है। अगर मैंने 10C2 लिख दिए तो आप एक काम किया करो, 10 गुणा 9 कर लिया, 2 का भाग दे देना। मैंने 10C3 लिख दिया है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 लिख लेना, कितने का भाग दे देना? 3 का भाग दे देना। समझ में आ रहा होगा? ऐसे करके कैलकुलेशन। तो मुझे पता है 7C1 है तो 7 आएगा, 3C1 है 3 आएगा, 10C2 है तो 10 गुणा 9 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक, एक टारगेट दिया गया, 99 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया गया था। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पे लगाया गया, जिसमें से प्रत्येक आदमी 16 घंटे काम करता है। ठीक है, कितने आदमी लगाए गए थे? स्टार्टिंग में देखते रहना भैया, वही फॉर्मूला है। 260 आदमियों का एक ग्रुप है जो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 16 घंटे काम करते हैं। काम कितना हो पाया? 4/7, मतलब मैं कह दूंगा 4/7 काम हो पाया। अभी काम कितना बचा होगा? 3/7। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की क्षमता समान है, कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए मुझे नहीं पता, मैंने x आदमी लगा लिए। कितने तैयार किए जाए कि काम समय पर पूरा हो जाए? यदि प्रत्येक व्यक्ति अब कितने घंटे काम करेगा? 18 घंटे काम करेगा। अच्छा, ठेका कितने दिन का था? 92 दिन का ठेका था। इन्होंने कितने दिन काम किया था? स्टार्टिंग में 66 दिन। इन्होंने 66 दिन किया था। इनके पास दिन कितने बचे? 92 में से 66 गए तो बचे कितने? 26 दिन बचे। कितने दिन बचे भैया? 26 दिन बचे। तो रेल्ट होता आप जानते M1 D1 H1 अपॉन W1। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 26 से 10 बार कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। ठीक है, 3 से 6 कैंसिल होगा, 6 से 11 कैंसिल होगा। x समान आ जाएगा 40, 440। कितने आदमियों ने काम किया? 440। कितने एक्स्ट्रा बुलाए? पहले कितने काम कर रहे थे पता है आपको? पहले जो काम कर रहे थे 260 कर रहे थे, बाद में 440 आदमियों ने काम किया। तो कितने एक्स्ट्रा बुलाए होंगे तुमने? 180 एक्स्ट्रा आदमी बुलाने पड़े होंगे। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन आएगा।
कौन सा रेल्ट होता है, पढ़ाए होंगे ना आप, M1 D1 H1 और नीचे W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2 लगा लेंगे। ठीक है भैया। अगला सवाल, 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। ठीक है, वेन डायग्राम का सवाल है ना भाई। देखो दो लोग हैं, दो लोगों का ग्रुप है ना, कौन कौन की बात कर रहा है बता, एक क्रिकेट की बात कर रहा है, क्रिकेट और टेनिस, ये क्रिकेट मान ले, टेनिस मान ले। उसने कह रखा है 40 लोगों केवल क्रिकेट, इसका मतलब है क्रिकेट को लेकर के केवल 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग दोनों चीज पसंद करते हैं, 10 लोग दोनों। टोटल कितने लोग हैं पता है हमारे पास, 65 है, तो 40 ये हो गए, 10 ये हो गए, 50, 15 बचे होंगे। उसने अगर सवाल ये पूछा होता, क्या पूछा होता, केवल टेनिस पसंद करने वाले लोग कितने, 15, लेकिन उसने पूछा है टेनिस पसंद करने वाले, मतलब 15 ये भी करते हैं, 10 ये भी तो करते हैं भाई, दोनों करते हैं, वो लगवाते हैं। तो टोटल कितने लोग होंगे, 15 और 10 कितने हो जाएंगे आपके पास, 25 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 और 10 25 हो जाएंगे। अगला सवाल, अमीन, बादशाह और चीज एक काम को 90, 40, 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने उसे टोटल कितना पैसा मिलता है, 240 रुपए मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि क्या होगी। अल्टरनेट सवाल है, वो भी इसमें वर्क एंड वेज का। 3 दोस्त हैं, तीनों का नाम क्या था भाई, अमीन, बादशाह, चीज, ABC रख दे, 90, 40, 12। तो भाई तुम जानते हो 3 दोस्त है, ABC, तीनों लोग ऐसे काम करते हैं। 90, 40, 12 का एलसीएम कितना आएगा, 360। इसका मतलब है इसकी क्षमता कितनी है, 4, इसकी क्षमता 9, इसकी क्षमता 30। ये अल्टरनेट काम करते हैं। ये भी बताया गया काम की शुरुआत कौन करता है, ये देख लो पहले। इसकी शुरुआत करने के लिए कहा गया यदि एक ही दिन में एक व्यक्ति काम करता है। अच्छा, ये नहीं बताया गया, इसका मतलब जिस बंदे का नाम पहले लिया गया, पहले दिन काम करने कौन आया होगा, फर्स्ट डे काम करने आया होगा। ए ने कितना काम किया, 4। सेकंड डे कौन आया होगा, बी कितना किया होगा, 9। तीसरे दिन कौन काम करने आया, सी, उसने कितना किया होगा, 3। इससे ये पता चल गया 3 दिन के अंदर कितना काम हो जाता, बता आपको 43 काम हो जाता। कितना काम करना है हमें, 360 करना है। 43 का कौन सा मल्टीपल है, 10 तो नहीं होगा, 8 करेंगे तो 24 कर लेंगे। 8 का गुणा इधर करने भाई, 8 का गुणा इधर किया, 8 का गुणा इधर करना पड़ेगा। इससे ये पता चला 24 दिन के अंदर कितना काम हो गया, पता है आपको, हम कह देंगे 24 दिन के अंदर काम हो गया, कितना हो गया, 344। इससे पता चला 24 दिन का मतलब समझ पा रहे हो आप, ABC। इससे ये पता चला 8 दिन A ने काम किया, 8 दिन B ने काम किया, 8 दिन C ने काम किया, और भैया ABC ने काम किया। A एक दिन में पता कितना करता है, 4, तो इसने 32 काम किया होगा। B ने कितना करता है, 9, तो कितना काम किया, 72। C ने कितना काम किया, 30 के हिसाब से 240। तो तीनों ने मिलकर के इतना काम कर लिया। ठीक है, कितना काम हो गया, 344। देखो जो जितना काम करेगा उतना ही तो पैसा मिलेगा। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा, जिसने शुरुआत की होगी। किसका नंबर आएगा, ए का। ए आएगा, एक दिन और लेगा, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। मतलब ये 32 तो कर लिया, 4 और करेगा, 36 हो गया। अभी काम नहीं हुआ है, 346 हुआ है। फिर किसका नंबर आएगा, बी का। बी आएगा एक दिन, और बी आके कितना करेगा, 9। तो मैं ये कह दूंगा, तो ये कितना काम हुआ, अभी पूरा काम नहीं हुआ, मतलब ये बचा हुआ 9वां काम, ये भी 9 आके कर लिया। इससे पता चला 36 काम इसने कर लिया, 81 काम ये कर लिया। अब देखो बचा कितना, 357 काम हो गया। अब 3 ईंट बची हैं। सी एक दिन में वैसे कितना लगाता है, 30। मतलब कहने का मतलब ये है जो बचा हुआ काम है सी कर लेगा। अब नंबर आएगा सी का, और सी ने कितना काम किया होगा पता है, ये कितना काम हो गया, ये हो गया भैया 357 काम। अब सी का नंबर आएगा जो कि एक दिन में 30 करता है, तो बची हुई 3 ईंट यही लगा जाएगा। कुल मिला के इसने काम किया कितना किया, 243। इसने 36 ईंट लगाई, इसने 81 ईंट लगाई, उसने 243 लगाई। 36, 81, 243। ये पता चल गया, इसने 36 ईंट लगाई, इसने 81 ईंट लगाई, इसने 243 ईंट लगाई। और आपको पता है 360 ईंटों के पैसे लगाने के लिए पैसा कितना मिलता था, 240। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2/3। अब सबका 2/3 निकाल देना, 2/3 सबका निकालेगा, इसका भी 2/3 निकालेगा, कितना आएगा, 24 रुपए इसने कमाए। इसका भी 2/3 निकालेगा तो कितना आएगा, 54 रुपए इसने कमाए। इसका भी 2/3 निकालेगा तो कितना आएगा, 162 रुपए इसने कमाए। हमसे 24, 54 और 162 कितने, ये आप जानते होंगे वर्क एंड वेज वाला सवाल होता है। जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा उसे मिलता है। आपको पता चल गया। हमने इनका पहले टाइम एंड वर्क से पहले एफिशिएंसी के साथ साथ ये निकाला भाई कौन कितना काम करता है। 24 दिन में तो 344 हो गया,
लेकिन 25वें दिन नंबर ए आएगा, ए 4 ईंट लगाएगा, 348 हुआ है। 26वें दिन बी आएगा, वो भी 9 ईंट लगाएगा। अभी 26 दिन हो गए ना, तो भैया अब 27वें दिन जो भी बचा होगा काम 3 ईंट लगा के चलाया जाएगा सी। तो जिसने जो काम किया था उतना ही पैसा मिल जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना। सवाल है भाई, एक घोल में सिरका एंड क्या है भाई आपका, सिरका एंड पानी, बोले तो V एंड W का रेशियो कितना था, 5:3। कितना हिस्सा निकाला, घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए, फाइनल में बराबर हिस्सा हो जाए। अच्छा निकाल क्या रहा है, क्या निकाल रहा है भैया, पानी निकाल रहा है। कह रहा है ना पानी मिला दिया जाए, सॉरी इसमें से क्या कह रहा है, पूरा मिश्रण निकाला, कोई हिस्सा निकाल रहा है, उसकी जगह ऐड क्या कर रहा है, पानी। तो इसका मतलब किसकी मात्रा दोनों जगह सेम रहेगी, जो सिरका है जिसकी स्टार्टिंग और प्रारंभिक वैल्यू दोनों क्या रहेगी बेटा आपकी सेम रहेगी, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या रहेगी सेम। जिस चीज को ना मिलाते ना घटाते उसकी इनिशियल और प्रारंभिक वैल्यू क्या रहती है सेम। ये 5 है, ये 1 है, इक्वल करने के लिए सॉरी 5 का गुणा करेंगे आप, 5 का गुणा करेंगे 5:3 हो गया, ये कितना आएगा 5:5 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, 3 से 5 होने का मतलब है कितना पानी मिलाया इसमें 2। ये एक बात ध्यान रखना, जितना वो निकाला होगा उसने मिश्रण उतना ही उसने पानी मिलाया होगा। इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी दोनों क्या रहेंगी सेम। तो ये 5 और 5 10 से कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे कितना भाग निकाला गया 1/5 भाग। मिक्सचर एलिगेशन बहुत अच्छी टाइप है, लेकिन अब समझ पाएंगे जब समझ पाएंगे। भाई इतना ध्यान रखना है इसमें क्या मिला रहा है भाई, क्या ऐड कर रहा है पानी। जिसके बारे में बात ना करे उसे दोनों जगह क्या कर लो सेम कर लो। 3 से 5 हो गया, पानी कितना ऐड किया 2, और तुम जान रहे हो जितना भाग वो निकाल रहा है उतना ही ऐड कर रहा है। इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी क्या रहती है वैसा सेम। 2/10 का मतलब 1/5, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। एक सवाल और देखो 59 नंबर, x² 5x + 3 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c इक्वल टू क्या होता है, c होता है ना, यही तो होता है। अगर आपको पता है b² - 4ac का मान, ये चेक करते हैं ना आप, b² 4ac का मान अगर इक्वल टू में अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम कह देते हैं वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। और b² इसे बोलते हैं रियल होंगे और ये असमान होंगे, इंडिफरेंस होंगे। और b² - 4ac का मान हम कह दें लेस देन 0 हो जाए, तो इसका मतलब 0 से भी कम हो जाए, 0 से भी नेगेटिव चला जाए, तो हम कह देंगे वास्तविक और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। सॉरी वास्तविक काल्पनिक नहीं होंगे, इसे कहेंगे इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक ही होंगे। कौन से होंगे बेटा, ये काल्पनिक होंगे, ध्यान रखना है, लेस देन 0 इमेजिनरी होंगे। और b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो जाए, मूल आपके समान, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यहां आपने चेक किया b² 5 का स्क्वायर 25 - 4ac 25 में से 12 36 कितना बार आ रहा है, -11 है। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 है, 0 से भी छोटा आ रहा है। और 0 से छोटा आ रहा है तो इसके मान जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा आपके, काल्पनिक होंगे। कैसे मान होंगे बेटा आपके, काल्पनिक होंगे। याद रखना, अगर 0 से बड़ा आता, पॉजिटिव आता, तो हम कहते थे कैसे मान होते इसके, रियल होते और कैसे होते, रियल होते और कैसे होते, असमान होते। और b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे इक्वल आ जाए 0 के, तो हम कह देंगे समान होंगे। ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब ये यार लिख ले, b² - 4ac का मान अगर 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो भैया इमेजिनरी है। अब देखो रियल एंड इक्वल के लिए b² - 4ac का मान 0 के बराबर है। रियल एंड अनइक्वल b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती, रियल और इमेजिनरी दोनों कोई नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। एक लास्ट सवाल है, एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और भैया परिधि उतनी है, तो ऊंचाई क्या होगी। आपको पता होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पता है उसकी क्या बोल रखा है, ये लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया होता है। एक होती है तल की परिधि, बोले तो पेरीमीटर इनटू हाइट, ये फॉर्मूला ही होता है। अगर भाई बात की जाए प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया 143 है, इसकी जो परिधि है वो 13 है, तो इसकी हाइट क्या होगी, 13 से भाग देगा तो हाइट आएगी 11। आंसर कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हो गए आपके 160 क्वेश्चन आपके पूरे मैथ। मैंने आपको 40 टॉप 40 क्वेश्चन थे वो कराए। एक बार आप खुद करके देखना,
मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसमें टेलीग्राम की लिंक होगी इसी आपकी वीडियो के नीचे। 160 क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन जा रहा है उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। उसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, विद आंसर की मिल जाएगी, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा इसमें, आप जाकर के इसकी फोटो स्टेट जब कराएंगे, जो बच्चे घर से बाहर मतलब जो आ नहीं सकते लखनऊ हमारे टॉपर्स फोरम, वैसे हर संडे हमारा एवरी संडे आपका फुल लेंथ टेस्ट में करा रहा हूँ। एक संडे को फुल लेंथ टेस्ट होता है, तो एक संडे को मैं आपका करा रहा हूँ टॉपिक वाइज या सेक्शनल, एक बार मैथ का किसी सेक्शन में, कभी इसका रीजनिंग का, इस तरह से मैं टेस्ट लेके चल रहा हूँ। तो जो भी बच्चे इस पेपर को जो ऑफलाइन देने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है अपने कोचिंग टॉपर्स फोरम में। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से डाउनलोड करना और आप इसे अपना घर बैठ के पेपर करना। ठीक है, और कोई दिक्कत आए वीडियो सॉल्यूशन देखना, आपको 100% यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये फुल लेंथ टेस्ट आपको कराया, अपना स्कोर देखना कितना स्कोर आ रहा है, कमी कहाँ रह रही उस चीज़ को देखना। एक बात दिमाग में रख लेना, कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप जानते हैं 400 नंबर का पेपर है, कम से कम मिनिमम हम मान के चलेंगे स्कोर अभी से टारगेट दे के चलेंगे 340 का, कम से कम 340 350 का टारगेट होना चाहिए। जिन बच्चों का कम आ रहा है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, सब काम करो भी 4-5 महीने जितना भी टाइम है, डेट पेपर की कोई भी नहीं जानता, फिर भी नवंबर दिसंबर मान के चलने पेपर हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए कोई भी कमेंट आप कर लेना, और हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी अपनी ले सकते हैं। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी के लिए।